डेथ इज नॉट वन थिंग। किसी आदमी को मालूम ही नहीं चले कि ही डाइड, भी आदमी के खत्म होने के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ भी खत्म हो जाता है। हाँ। बोलो डेथ की भी डेथ हो गई। सही बात है। जब कोई इंसान मर रहा होता है उस टाइम पे ब्रेन में क्या एक्टिविटी होती है? दी सर्ज इन ब्रेन एक्टिविटी, उसकी गामा फ्रीक्वेंसी में जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ब्रेन के अंदर भी स्ट्रेस आती है जिससे ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो ब्रेन को हाइपर एक्टिवेट करते हैं। पहली बार जब आपने किसी ह्यूमन ब्रेन को शट डाउन होते देखा था रियल टाइम पे, वो स्टोरी आपको याद है? आई विल टेल यू अ स्टोरी ऑफ दिस बॉय। 17 साल का लड़का था, अनकॉन्शियस था करीब 10 दिन से, और हमारे पास भी अनकॉन्शियस स्टेट में आया था, और जिसको ये बोल दिया गया था कि लोगों के दिमाग में आप इलेक्ट्रोड्स पुट करते हो, राइट? हाउ डू दीज इलेक्ट्रोड्स कंट्रोल? यू पुट वेरी फाइन इलेक्ट्रोड्स। लोग बोलते हैं कि यू फॉल इन लव विद योर हार्ट, राइट? बट नहीं, एक्चुअली यू फॉल इन लव विद योर ब्रेन। डू यू थिंक एट द मोमेंट ऑफ डेथ द सोल लीव्स द बॉडी? आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते रहें। एंड जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने अच्छे गेस्ट को हम आप तक लेके आ पाएंगे। एंड सब्सक्राइब करना भाई एकदम फ्री है और सिर्फ 1 ही सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, तो मैं वेट कर रहा हूँ, पहले आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड एन्जॉय द पॉडकास्ट। जब कोई इंसान मर रहा होता है उस टाइम पे ब्रेन में क्या एक्टिविटी होती है, उससे पहले क्या एक्टिविटी होती है, ब्रेन अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता है कि यार डेथ होने वाली है, अब मुझे शट डाउन करना है, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। इनफैक्ट लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव सीन कि ब्रेन में एकदम सर्ज होती है एक्टिविटी की। सो आई वांट टू नो फ्रॉम द पर्सन हु हैज ऑपरेटेड एंड ओपन so many brains. So thank you so much, sir, for coming here. It's a pleasure and honor to sit इट across वाज with माय you. प्लेजर टू। Thank you. I was reading a research, और उस रिसर्च में मैंने एक चीज देखी कि at the moment of the death, the brain is the most active. ऐसा क्या होता है कि उस टाइम पे एक्टिविटी सर्ज हो जाती है ब्रेन में? सो देयर आर 2-3 थिंग्स दैट मे हैपन। डेथ इज नॉट वन थिंग, है ना। हम डेथ को एक ही चीज देखते हैं, बट डेथ हर बार एक ही तरह से नहीं होती। डेथ मल्टीपल तरह से हो सकती है जिसका एंड रिजल्ट एक ही होता है। तो अगर डेथ होती है सडनली ब्रेन के डैमेज से, तो आदमी सीधा ही अनकॉन्शियस हो जाता है। हम्म। डेथ होती है सडन कार्डियक अरेस्ट से, और ब्रेन का ब्लड फ्लो रुक जाता है, तो ब्रेन की एक्टिविटी बंद हो जाती है। पर एक होता है डेथ होने वाली है और हमें मालूम चल रहा है कि ये होने वाला है, या धीरे धीरे हो रहा है, तो उसमें जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, दी सर्ज इन ब्रेन एक्टिविटी, उसकी गामा फ्रीक्वेंसी में जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। दैट कैन ऑल्सो हैपन क्योंकि ब्रेन इन्फ्लेम होता है। ब्रेन के अंदर भी स्ट्रेस आती है जिससे ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो ब्रेन को हाइपर एक्टिवेट करते हैं। तो कई तरह की चीज़ें हम्म। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से हो सकती हैं, क्योंकि ये एक चीज नहीं है। हम्म। देयर लॉट ऑफ पीपल हु डाई इन स्लीप। राइट। आदमी सोते सोते चला गया, तो हम कभी कभी बोलते हैं कि उस आदमी को शायद मालूम ही नहीं चला कि वो ही डाइड, हम्म। राइट। तो देखो कितनी अमेजिंग बात है कि किसी आदमी को मालूम ही नहीं चले कि ही डाइड, हम्म। तो फिर डेथ कुछ हुई नहीं। बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ भी आदमी के खत्म होने के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ भी खत्म हो जाता है। हाँ। बोलो डेथ की भी डेथ हो गई, सही बात है, क्या राइट। इंटरेस्टिंग बात है। सो डेथ इज ओनली अ मोमेंट विच ओनली इज सिग्निफाइज एंड ऑफ लाइफ, हाँ। राइट। और बहुत सारे लोगों के लिए मूवमेंट कभी आता ही नहीं है। अगर कोई मतलब? आदमी कोमा में चला गया, हाँ। ठीक है, और कोमा में है बहुत समय से, तो हम नहीं जानते कि उसे डेथ की कॉग्निशन भी है कि नहीं। हम्म। उसे मालूम ये नहीं चल रहा कि मैं मर रहा हूँ, है ना। उसका तो जिस दिन कोमा में हार्ट बनना चलना बंद हुआ उस दिन ही टेक्निकली डाइड, हम्म। बट हिज ब्रेन डिड नॉट हैव एक्टिव रिस्पॉन्स। और अगर हम ईईजी से मेजर करें तो मेजरेबल ईईजी एक्टिविटी फॉर सम टाइम। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ब्रेन डेथ। हम्म। ब्रेन डेथ में देर इज अ कंडीशन वेयर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग। और हमारे पास जो मेजरेबल तरीके हैं ब्रेन की एक्टिविटी नापने के, आईज को टच करना, ईयर में वाटर डाल के ब्रेन को स्टिमुलेट करना, पेनफुल स्टिमुलस देना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के इम्बैलेंस का स्टिमुलस देना ब्रेन को, उसमें भी ब्रेन रिएक्ट नहीं कर रहा है। पर बाकी पूरी बॉडी ठीक चल रही है। ब्रेन इज डेड बट बॉडी इज स्टिल वर्किंग। यस, हार्ट चल रहा है उसका, बॉडी गर्म है, किडनी काम कर रही है, लंग वेंटिलेटर के थ्रू ब्रीथ कर रहा है। सो अब ब्रेन डेथ में द बॉडी इज नॉट डेड बट ऐसे टेक्निकली। कैसे हो सकता है? बहुत कॉमन है ये तो। बट हाउ? लाइक ब्रेन इज द मेन ऑर्गन दैट कंट्रोल्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी ना? ब्रेन कंट्रोल्स रेस्ट ऑफ द बॉडी इन अ मोर कॉन्शियस एडजस्टिंग वे। हाँ। पर बॉडी के जो बेसल प्रोसेसेस हैं
वो तो ब्रेन के कंट्रोल के बाहर है। तो ऐसा नहीं है ना कि अगर आप पिक्चर देखने में मशगूल हो गए तो हार्ट बीट करना ही भूल जाएगा, मेक सेंस, या या आप भूल गए तो सांस लेना ही भूल जाएंगे, है करेक्ट। ना। ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिसमें सांस लेना भूल जाता है आदमी। ऑनलाइन कर्स करके एक चीज होती है जिसमें आदमी सांस लेना भूल जाता है। बट आपकी जो किडनी है, आपका जो लिवर है, जो अपने ऑटोमेटेड फंक्शन कर रहा है, वो डायरेक्टली ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो ब्रेन से रेगुलेटेड है। हम्म। इसलिए ब्रेन डेथ हो सकती है और बॉडी कई दिन तक चलती रह सकती है, एंड दैट इज दी ग्रे जोन बिटवीन लाइफ एंड डेथ, हम्म। वेयर टेक्निकली इन अ कॉन्शियस सेंस ऑफ वे you are not alive, हम्म। but technically in the sense of the fact that your heart is still beating, you are यूर alive. अलाइव। So it's fascinating, but it is true. हाँ। और ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की हाँ। जर्नी में, बिकॉज ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, ठीक काम कर रहे हैं, बट द पर्सन इज नो लॉन्गर देयर, वो आदमी अब हम्म। नहीं है। तो यही लोगों के ऑर्गन्स हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बिकॉज ऑर्गन्स आर एक्चुअली एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज दे आर बट बीइंग, द इजंट द ब्लड इज फ्लोइंग। पर्सन जिसके साथ ये हो रहा है, कोई ब्रेन डेड पर्सन है, बट बाकी सब कुछ चल रहा है, बाकी सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, अब वो ऑर्गन डोनेशन के लिए वो बंदा रेडी है, राइट? बट हाउ डू वी लाइक 100% बी श्योर कि वो मर चुका है? हमारे पास जो अभी करंट तरीका है इसको जानने का, हम्म। जिसपे द वर्ल्ड एग्रीज नाउ, बिकॉज अगर हम किसी का एक ऑर्गन ले रहे हैं तो इट रिक्वायर्स लार्जर मेडिकल, लीगल, सोशल एग्रीमेंट हम्म। फॉर दैट टू हैपन, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। हम 24 से 48 घंटे और 6 घंटे बाद अ ग्रुप ऑफ पीपल, डॉक्टर्स, हु वाज नॉट जस्ट वन पर्सन, बिकॉज एक आदमी तो गलती भी कर सकता है जांचने बायस भी में, हो सकता है। बायस भी हो सकता है, तो हम डेमोन्स्ट्रेबल टेस्ट करते हैं टू सी के देयर द ब्रेन एक्टिविटी कैन नॉट बी रिवाइव्ड। और ये क्या टेस्ट होते हैं? देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड एपनिया टेस्ट, कि ये आदमी खुद सांस नहीं ले पाएगा, अगर एक्सट्रीम स्ट्रेस भी ब्रेन पे आ जाए हाँ। तब भी उसकी सांस लेने की एबिलिटी काम नहीं करेगी। तो आप पुराने जमाने में बोलते थे जब तक सांस है तब तक आस है, राइट, यू हम्म। हर्ड इट सो मेनी टाइम्स। राइट। तो जब आदमी की अपनी सांस ही नहीं रहती है ना, सिर्फ दिल धड़क रहा है, क्योंकि वेंटिलेटर सांस देकर जो ऑक्सीजन के लिए लंग के फूलने और कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस है उसे चला रहा है, और उस तरह से हार्ट को ऑक्सीजन मिलती जा रही है और वो काम करता जा रहा है, तो इस समय में सांस नहीं बचती हम्म। है ना। उस सांस को ब्रेन कंट्रोल करता है और वो सांस नहीं बचती, इसलिए हम कह पाते हैं कि ये एक राइट पैराडाइम है हम्म। जिसमें हम ऑर्गन्स को जो अभी अलाइव हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है कि उन्हें ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो मिलता रहे, कुछ घंटे के लिए या कुछ समय के लिए मिल रहा है, तो वो लाइव ऑर्गन्स को हम्म। हम और लाइफ दे सकते हैं, और उसकी लाइफ से किसी और को एक और लाइफ दे सकते हैं, एंड दैट्स हम्म। सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। हम्म। पहली बार जब आपने किसी ह्यूमन ब्रेन को शट डाउन होते देखा था रियल टाइम पे, वो स्टोरी आपको याद है? मैं तो, क्योंकि मेरा काम है अनकॉन्शियस लोगों से बात करना, और हाँ। मैं तो उनसे रोज उनके ऊपर चिल्लाता भी हूँ, उनको झकझोरता भी हूँ, ताकि शायद कोई सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, कोई सेम्बलेंस ऑफ रिस्पॉन्स आ जाए, क्योंकि उनकी फैमिली के लिए तो वही लाइट है। हाँ। सो व्हेन दिस इज फैसिनेटिंग वर्ल्ड, बिकॉज कौन कॉन्शियस है, कौन अनकॉन्शियस है, क्या कोमा है, कौन बचेगा, इज अ वेरी वेरी ग्रे, स्ट्रेंज, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। हाँ। जब हमने पहली बार किसी को ब्रेन डेड होते देखा तो इट इज स्ट्रेंज, बिकॉज जैसे मैंने आपको आज ये बात बताई, तो यू एक्सपीरियंस इट इन अ वेरी फेमिलियर वे फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ। तो आई ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड इन अ वेरी फेमिलियर वे फॉर द फर्स्ट टाइम कि ब्रेन काम नहीं कर रहा है पर हार्ट फिर भी चल रहा है, हम्म। और एक फैमिली को ये कन्वे करना कि ब्रेन डेथ होती क्या है जबकि उसकी बॉडी गर्म है, ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, इज टफ। बट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपको बताती है कि कैसे मैं इस कॉन्सेप्ट को रैशनलाइज करूं, हम्म। हाउ टू ब्रिंग अ सेंसिबल थॉट प्रोसेस अराउंड इट, मैं कैसे एक रियल बट सेंसिबल वाइज थॉट प्रोसेस को इनग्रेन कर सकूं, इज व्हाट वी लर्न, जो हमने सीखा उस समय में कि ये बहुत जरूरी है। और फिर बार बार ऐसा होता है, और कुछ लोग जिनको बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं बच सकते थे, बच भी गए। आई विल हम्म। टेल यू अ स्टोरी ऑफ दिस बॉय, एंड दिस अ फैसिनेटिंग स्टोरी। हम्म। देयर वाज दिस बॉय वी ट्रीटेड अबाउट 10 years बैक, जो लड़का, यंग लड़का, 17 साल का लगभग, अनकॉन्शियस था। 17 साल से अनकॉन्शियस सत्रह था? 17 साल का लड़का था, अच्छा। अनकॉन्शियस था करीब 10 दिन से, ओके। और हमारे पास भी अनकॉन्शियस स्टेट में आया था, और जिसको ये बोल दिया गया था कि बच नहीं सकता। बट उसका ब्रेन डेड था या नहीं? बेन डेड नहीं था, वो अ- डीप कोमा में था। अच्छा। और यही डिफरेंस की हम अभी बात हम्म। करेंगे।
तो वो बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं था और उसको ब्रेन में दौरे आ रहे थे, सर्ज ऑफ इंक्रीज एक्टिविटी बिकॉज ऑफ सीजर्स। हम्म जब हम दवा से ब्रेन को चुप करा देते थे तो दौरे बंद हो जाते थे, और जैसे ही हम उस दवा को हटाते थे वो दौरे ऑन हो जाते थे, और दौरे अंदर ब्रेन में एबनॉर्मल करंट चल रहा था। तो बहुत सब लोगों का ये सोचना था कि ये एबनॉर्मल करंट इतना है कि ये भी ठीक नहीं होगा, हम्म और हमारा ये सोचना था कि एबनॉर्मल सही करंट तो है, हम्म इट इज स्टिल बेटर देन हैविंग नो करंट, हम्म है ना। और जब तक ये करंट है वील फाइट। तो बहुत लोगों ने और बहुत डॉक्टर्स ने बोला, मेरी टीम ने भी बहुत बार बोला कि ये शायद सर नहीं होगा। हमने बोला कि देखो, जब तक करंट है तब तक वील फाइट इफ दी फैमिली इज विलिंग टू फाइट। द फैमिली वॉज विलिंग टू फाइट। तो क्योंकि कोई भी डॉक्टर कोई भी ट्रीटमेंट मरीज के और उसके परिवार के लिए करता है, अगर परिवार साथ है तो वो कर सकता है, नहीं है तो नहीं कर सकता। हम्म सो आफ्टर 1 month ऑफ अनकॉन्शियसनेस, डीप कोमा एंड नो रिस्पॉन्स, जब वो दौरे सारे बंद हो गए, अपने और आप हुए बंद? नहीं, हमने दवाइयां दी, हमने अच्छा। ट्रीटमेंट्स की जिससे वो बंद हुए, हम्म और दौरे फिजिकली एक भी नहीं दिखता था। अच्छा। सिर्फ उसके ईईजी में जो ब्रेन की मशीन ब्रेन की एक्टिविटी नाप रही थी, हाँ, जिसमें वो दौरे दिख रहे थे। क्योंकि नॉर्मली तो फिजिकली दिखते हैं। हाँ, हाँ। ये कंडीशन इसमें फिजिकली नहीं दिखते, इसको हम बोलते हैं नॉन कन्वल्सिव स्टेटस एपिलेप्टिकस, मतलब ब्रेन में दौरा और दिख नहीं रहा। हम्म और बहुत सारे लोगों को जिनको नर्सिंग होम्स में या हॉस्पिटल्स में प्रोलॉन्ग बेहोशी होती है, उनमें से 10-15% लोगों को ये कंडीशन होती है। अच्छा। और अब बहुत सारे लोग रिकग्नाइज करते हैं कि ये ट्रीटेबल कंडीशन है और इसका ट्रीटमेंट नहीं छोड़ते। हम्म दैट इज द चेंज इन थॉट प्रोसेस दैट हैज हैपेंड। हम्म उस बच्चे के दौरे बंद हो गए और उसने 1 महीने बाद अपनी आंख पहली बार खोली। वाह। 2 महीने बाद, मतलब करीब 40 दिन बाद, वो बच्चा वेंटिलेटर से हटा। 2 महीने बाद दैट चाइल्ड वेंट बैक टू कॉलेज। हम्म मतलब कॉलेज पढ़ लिया उसने, और ही इज वर्किंग एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो कि किसी भी एंगल से बीमार नहीं है। वंस इन अ हम्म वाइल उसे दौरा आता है, उसकी दवाई खाता है, बट आपके मेरे जैसे रोड पे घूम रहा होगा, यहाँ कहीं मॉल में होगा या कैफे में शायद चाय पी रहा हो अपने फ्रेंड्स के साथ। सो दैट इज द डिस्टिंक्शन एंड दैट इज वेयर द गेम लाइज। हम्म एक आदमी जो 40 दिन तक बिल्कुल बेहोश था और 30 दिन तक कोई सेमलेंस ऑफ एक्टिविटी नहीं थी, बट बिकॉज वी बिलीव्ड हम्म कि उसके ब्रेन में करंट है जो चल सकता है, एंड वी डिड नॉट लीव इट टिल दैट एंड, हम्म वो बच्चा आज भी जीवित है। मुझे आपने ना करंट करंट की बहुत बात की, राइट? एंड आई वांट पीपल टू नो कि हम जब भी अपनी बॉडी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट की बात करते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में हमेशा बस करंट ही है, देखा जाए तो घूम फिर के। तो इन ए वे आर वी जस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स? वी आर नॉट इलेक्ट्रिकल मशीन्स बट वी हैव अ इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट। हाँ। तो जैसे हमने बात की अभी हार्ट की, लंग्स की, ब्रेन, तो हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं सबके डिफरेंट परसेप्ट्स हैं काम करने के लिए, जिसको मिलाकर ये होल बनता है जो हमारी हम्म बॉडी है। तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन के सेल्स हैं, वो एक दूसरे से इम्पल्सेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जिसको हम सिंपली करंट बोलते हैं। हम्म वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन से तक करंट से सिग्नल्स पहुंचाते हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट करता है। हम्म तो वो न्यूरॉन्स की जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेन की कम्युनिकेशन और ब्रेन की मैकेनिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर हमारे पास ब्रेन में ट्रांसमीटर्स हैं जिनको हम जानते हैं, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, जो उसको रेगुलेट करता है। फिर हमारे पास मसल है, हम्म फिर हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं जिसमें करंट नहीं होता, जो मैकेनिकल ट्यूब्स की तरह हैं। हम्म हमारे पास सेल्स हैं जो मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं। सो हम एक मिक्स सिस्टम है जिसमें न्यूरोलॉजिकली या ब्रेन वाइज या नर्व वाइज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस एक बहुत बड़ा काम करता है, पार्ट प्ले करता है। पर ये सारी चीजें मिलके हम्म उसको बनाती हैं, इसलिए वी आर मच मोर देन जस्ट अ सिस्टम ऑफ इम्पल्सेस और करंट। बट अगर हम ब्रेन की बात करें, सिर्फ पूरी बॉडी की बात ना करें, तो क्या ब्रेन को वी कैन कॉल इट एन इलेक्ट्रिकल मशीन? ब्रेन इज अ मशीन विच हैज अ लार्ज इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट, हम्म है ना, क्योंकि उसमें सपोर्टिंग सेल्स, न्यूट्रिशनल सेल्स, खाना पहुंचाने के सेल्स, उसकी नरिशमेंट के सेल्स, प्रोटेक्शन के सेल्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रिकल नहीं है। हम्म बट उसका जो कन्वेंस मैकेनिज्म है, जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है, विच इज वेरी सिमिलर टू अ इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म। बट ऐसा क्यों बोला जाता है कि जब भी किसी की डेथ हो रही होती है, a lot of people have said this, I may not have a evidence to prove it right now, but I wanted, because आपने बहुत लोगों को एक्सपीरियंस किया है शायद डेथ होते टाइम। ऐसा बोला जाता है कि जिस टाइम पे किसी की डेथ हो रही होती है, उसी टाइम पे उसको अपनी पुरानी पूरी लाइफ नजर आती है। द ब्रेन रिलीजेस अ केमिकल दैट शोज देम अ विविड
एंटायर पास्ट लाइफ पूरी उसको बहुत क्लियरली दिखती है, ऐसा भी क्या इसमें कोई ट्रुथ है? व्हाई डज दैट So हैपन? I will tell you another story, हाँ because stories are semblance of reality in हाँ us, है ना। मेरे एक फ्रेंड की मदर थी जिनको मैंने देखा। मैं आपको 2-3 स्टोरीज बताऊंगा मिलती हाँ हाँ हाँ। जुलती। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज मैं नहीं बचूंगी। उन्होंने खुद बोला? हाँ, कि वो आई बीमार विल थी? नॉट सर्वाइव। बीमार थी, सिवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी उनको, हम्म और उनका ब्रेन ठीक था। ब्रेन में डैमेज नहीं थी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कहा कि आज मैं नहीं बचूंगी। मैंने उनसे कहा कि आप बच जाओगी माता जी, आप ठीक हो जाओगे, और अभी मैं दवा बदल रहा हूँ, हम्म एंड इट इज माई अश्योरेंस टू यू दैट यू विल बी ऑल राइट। बट शी वॉज फुली कन्विंस्ड दैट शी वॉज गोइंग टू गो। ये उनको खुद कन्विक्शन थी? उनको ये कन्विक्शन थी। तो व्हेन आई केम बैक नेक्स्ट डे, शी वॉज हैप्पी। हम्म तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे लेने आए थे, पर आपने उन्हें वापस भेज दिया। ठीक है, ये उनकी कन्विक्शन, और अब मैं ठीक हो जाऊंगी। एंड शी लिव फॉर मेनी मेनी ईयर्स आफ्टर दैट। मेनी ईयर्स मतलब अबाउट 8-10 ईयर्स। हाँ ठीक है। सो विच बेसिकली मीन्स दैट शी हैड एन एक्सपीरियंस लाइक दैट, जिसको हम नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं, और जिसकी आप अभी बात कर रहे हो शायद। ये उनके थॉट प्रोसेस में रूटेड होता है बहुत तरह से, और इसके बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स हैं बेस्ड ऑन कि आप मेंटली कैसे सोचते हो, आपका मेंटल इनग्रेनिंग कैसा है, आप कितने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, आप आफ्टर बर्थ में क्या बिलीव करते हो, आप कैसा देखते हो, क्या हम्म आप डेथ के लिए वेट कर रहे हो, प्लान कर रहे हो। ये एक डिफरेंट टाइप की स्टोरी हुई। दूसरा टाइप की स्टोरी हुई कि किसी को रिदम डिस्टरबेंस हुई हार्ट की, और हार्ट ने अचानक से काम करना बंद कर दिया विद अ मैटर ऑफ मिनट। हम्म तो जिस मिनट हार्ट ने बंद किया काम करना, सडनली देयर वाज नो ब्लड फ्लो। हम्म ठीक है। तो आप सोचिए, जब फ्लो ही नहीं होगा तो ब्रेन क्या करेगा। हम्म सो दैट इज अ मैटर ऑफ जस्ट 4 मिनट्स। हाँ पहले ब्रेन में ब्लड जाना बंद हुआ, ब्रेन के सेल्स की ऑक्सीजन कम हुई, ब्रेन एक्टिविटी का शटडाउन हुआ। ब्रेन ने कुछ केमिकल्स एंडोर्फिन्स छोड़े उसे ऑटो रेगुलेट करने के लिए, बट क्योंकि कोई ऑक्सीजन फ्लो नहीं था? फ्लो ही नहीं था, तो एक्टिविटी करने वाले सेल्स के पास भी ऑक्सीजन नहीं है ना। इन अबाउट 4 मिनट्स ब्रेन सेल स्टार्ट डाइंग कंप्लीटली, एंड दे हैव इरिवर्सिबल डैमेज। हाँ, क्योंकि इरिवर्सिबल। उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो हम्म उसकी इलेक्ट्रिकल पावर हाउस है, जो उसकी बैटरीज हैं, वो शट डाउन हो जाती हैं सारी की सारी। हम्म तो हम जिस हाइटेंड एक्टिविटी की बात करते हैं, उसको चलाने के लिए भी तो बैटरी चाहिए ना। हम्म तो जब ब्रेन का ब्लड फ्लो रुक जाता है फाइनली, तो ये सब होना ज्यादा संभव या पॉसिबल नहीं है। हम्म बट इन लॉट ऑफ पीपल हु थिंक दैट दे आर गोइंग टू डाई, whose blood pressure is low but not zero, हम्म whose breathing is low but not zero, they will undergo many abnormal experiences like what we call as near death experiences. जो ऐसी feelings where their brain may think, they may think कि मेरे पास अब 10 मिनट या 1 घंटा ही बचा है, तो let me think about what is happening in my mind, what हम्म how my life was, how I lived it, who's close to me. दे ओनली थिंक। दे विल बी ओनली एबल टू थिंक। हम्म देखो, जिसका ब्रेन का ब्लड सप्लाई कट गया, सपोज मैंने इस कमरे की पावर ही काट दी, तो रिकॉर्ड क्या होगा ना। हम्म अगर मैं इस कमरे की पावर अभी काट दूं, मैं और आप बात कर रहे हैं, तो मैं और आप बात क्या कर रहे हैं वो रिकॉर्ड भी नहीं होगी, हम्म है ना। तो जब ब्लड फ्लो रुक जाता है, तो वो पावर एकदम से स्नैप हो जाती है। तो उस 4 मिनट में ब्रेन सेल्स धीरे 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 काम करना बंद करते जाते हैं, हम्म और उनमें 10 मिनट्स के बाद बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज हो जाती है। बट ये है डूम स्टे स्टोरी, बट वो इतनी भी खराब नहीं है, बिकॉज देर आर पीपल, हम्म लोग हैं ऐसे जिनको कहा गया था कि ये बच नहीं सकते, हम्म जिनको सीपीआर हुआ, 4 मिनट 10 मिनट हुआ, अब ये शायद सरवाइव नहीं करेंगे, ब्रेन में एमआरआई स्कैन में सिग्निफिकेंट डैमेज है। उनमें भी कुछ लोग हैव सर्वाइव्ड, हम्म और जो आज बात कर रहे हैं, देयर वाज अ लेडी हु आई वाज टोल्ड कि अगर ये सर्वाइव कर जाएगी तो आई विल एग्री दैट यू आर अ न्यूरोलॉजिस्ट। सो आई सेड शी विल सर्वाइव, एंड पीपल आस्क मी के व्हाई डू यू थिंक शी विल सर्वाइव। हम्म तो मैं, अनलाइक लास्ट टाइम, आई ओनली सेम आंसर कि मेरे पास ये कोई भी कोई भी टेस्ट मुझे ये नहीं बोलता कि ब्रेन इरिवर्सिबली खत्म हो चुका है और इसमें एक्टिविटी नहीं है। हम्म और जब तक ब्रेन में एक्टिविटी है, तो हमारी हर कोशिश होनी चाहिए कि हम उस एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करें, हम्म उस फ्लो को नॉर्मलाइज करें, ब्रेन सेल्स में आपस में होने वाले ट्रांसमिशन को नॉर्मलाइज करें, तो वो बेटर होने की संभावना है, और हम संभावना पे ही काम करते हैं। तो देर आर पीपल लाइक दिस हु आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ गुड़गांव, or living in Gurgaon today, who were told that they cannot live or they have no chance हम्म after such incidents, but they are still alive. आपने बीच में एक बात बोली थी कि मैं उन पे चिल्लाता हूँ, हाँ. राइट? व्हाट वाज दैट पार्ट? So what is, how will you wake up? हाँ Suppose आप सो रहे हो, तो आपको क्या जगाएगा कि यहाँ पे जोर से आवाज हो जाए, हाँ तेज लाइट आ जाए।
तो हम कैसे परसीव करते हैं? बाय सेंसरी स्टिमुलाई। अगर हमारी जो बॉडी है वो वर्ल्ड से स्टिमुलस के थ्रू इंटरेक्ट करती है, हम्म तो लाउड नॉइस इज अ स्ट्रॉन्ग सेंसरी स्टिमुलस। मैंने बोला हम उनको पेन देते हैं, वी स्टिमुलेट देम इन अ पेनफुल वे, कि पेन शायद उनके ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे। टच, पेन, लाइट, हम्म साउंड, तो हम ये सारे सेंसेस को स्टिमुलेट करके वी ट्राई टू ब्रिंग अबाउट द semblance ऑफ लाइफ इन दोज पीपल। एंड इमेजिन करिए कि एक फैमिली है जिसका रिलेटिव एक बेड पे लेटा हुआ है और जिसके बॉडी में कोई हरकत नहीं है, हम्म और जब वो चिल्लाने से या ये बोलने से कि आप आंख खोलो, हम्म और वो पहली बार आंख खोलता है, तो कितनी बड़ी चीज़ है उस फैमिली के लिए। उसके लिए इट इज़ लाइक लाइट कमिंग फ्रॉम हेवेंस, राइट। या तो और ये बार बार होता है, मतलब क्योंकि ब्रेन के बहुत सारे डिसऑर्डर में अनकॉन्शियसनेस बहुत कॉमन है, हम्म और बहुत सारी बार वो कॉन्शियसनेस वापस आ सकती है। हाँ आप यू पुट इलेक्ट्रोड्स लोगों के दिमाग में आप इलेक्ट्रोड्स पुट करते हो राइट how do these electrons control which part of the function they control सो जो हम जिसकी आप बात कर रहे हो ब्रेन को स्टिमुलेट करने की, जैसे हम बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, तो देयर आर हाँ मल्टीपल ब्रेन स्टिमुलेशन सिस्टम्स। उसमें से कॉमनेस इज द डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सिस्टम। तो जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सिस्टम है वो क्या काम करता है, कि हमने डिस्कशन किया कि ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे है, उसके अंदर ट्रांसमिटर्स हैं जो कि उस इंफॉर्मेशन को सेल टू सेल फ्लो करा के एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर। हम्म तो इसमें वो जो कोऑर्डिनेटेड मैनर है वो बहुत इंपॉर्टेंट, एंड विल कम बैक टू दिस इन डिस्कशन लेटर। तो जैसे पार्किंसन डिजीज है, लेट्स टेक अ स्टोरी टू अंडरस्टैंड। तो पार्किंसन डिजीज क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन में 70% डोपामीन, तो डोपामीन को हम आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में रिवॉर्ड सिस्टम, हम्म उस हैप्पीनेस ट्रांसमीटर बोलते हैं, पर डोपामीन का मेन काम होता है हमारी बॉडी के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना, मोटर इन्फॉर्मेशन को फ्लो कराना। तो डोपामिन कम हो जाता है तो हमें पार्किंसंस हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेमर, स्टिफनेस, स्लोनेस, आगे झुकना होता है। तो शुरू में हम जब डोपामिन एक्सटर्नली सप्लीमेंट करते हैं तो पार्किंसंस डिजीज के मरीज बेटर हो जाते हैं। बट आफ्टर 10 ईयर्स और 8 ईयर्स वो डोपामिन इतनी कम हो जाती है कि वो सेल्स बाहर से दी हुई डोपामिन को यूज करके अपने आप को रेगुलेट नहीं करते। हम्म तो हम अवेक पेशेंट में, मतलब पेशेंट इज अवेक ऑन दी सर्जिकल टेबल, वी पुट वेरी फाइन इलेक्ट्रोड्स जो हम्म उसके ब्रेन में जाते हैं, एंड बाय आवर with surgery विद or these सर्जरी, are external विद just सर्जरी with surgery हाँ दे गो डीप इनसाइड द हम्म ब्रेन। सो हमने हमारी स्टडी ने, साइंस ने हमें यहाँ तक ले आया है कि हमने ब्रेन के एरियाज मैप कर लिए हैं। हम्म तो हम जानते हैं कि कौन से एरिया में ब्रेन के ये दिक्कत हो रही है, हम्म वो कहाँ पे लोकेटेड है ज्योमेट्रिकली। और जब हम उस इलेक्ट्रोड को डालते हैं और उस मरीज को बोलते, उस ट्रेमर को हम ऑपरेशन थिएटर में कम होते हुए देख सकते हैं। अच्छा और हम उसे जब बोलते हैं कि अपना हाथ चलाओ, हम्म तो उसका हाथ बेटर चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये हम ओटी में देख पाते हैं। और हम तब जान पाते हैं कि इलेक्ट्रोड सही जगह पर है और अपना काम सही कर रहा है। हम्म तो एबनॉर्मल डिस्टोनिया, ट्रेमर, पार्किंसंस, ऐसी कई सारी चीजों में वी कैन डू ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी, हम्म जो कि अब इलेक्ट्रिकल करंट बाहर से देखे, क्योंकि ब्रेन की अपनी एबिलिटी खत्म हो गई। राइट तो वो बैटरी वो करंट को बाहर से सप्लाई कर रही है, और वो वहां पर एक्टिविटी क्रिएट कर रही है, जिससे कि वो उसको 5-10 साल और न्यू लीज ऑफ लाइफ दे रहा है। और कितना पार्किंसन पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाता होगा लाइक इफ आई से अ पर्सन हैज अ कंप्लीट पार्किंसन how much of a reduction do you think can happen 50%, 50% 70%, 70% 100%। even 100% उसकी दवाइयां कम हो जाती हैं, जो दवाई हाँ का असर चला गया होता है वो असर ठीक हो जाता है। हम्म और हम सिर्फ पार्किंसंस में नहीं, हम एपिलेप्सी में भी कर सकते हैं, कि एपिलेप्सी भी ब्रेन करंट्स का एक डिसऑर्डर है, मतलब हाँ जिसको मिर्गी हम बोलते हैं। हाँ वो हाँ हाँ मिर्गी को हम पहले ऊपरी बीमारी, प्रेत आत्मा का असर, पता नहीं क्या क्या मानते थे, पर आज हम रिकग्नाइज करते हैं कि मिर्गी ब्रेन के सेल्स में इंक्रीज डिस्चार्ज या हाइपर सिंक्रोनस एक्टिविटी से होती है, जिसमें ब्रेन के सारे सेल्स एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे आपके घर में एक शॉर्ट सर्किट होता है, तो अचानक से बहुत तेज करंट चलता है, और जैसे ही जब दौरा होता है तो अचानक से बॉडी में तेज करंट ऐसे हम्म चलता है। और जैसे एक शॉर्ट सर्किट में थोड़ी देर में सन्नाटा हो जाता है, जब शॉर्ट हम्म सर्किट खत्म होता है तो देयर इज एब्सोल्युटली निल, नथिंग। हम्म ऐसे ही दौरे के बाद आदमी बिल्कुल मूर्छित हो जाता है, जैसे कुछ ना हो, क्योंकि वो करंट अचानक से बंद हो जाता है। तो हम रिकग्नाइज करते हैं कि दौरा या मिर्गी भी एक इलेक्ट्रिकल करंट डिसफंक्शन की बीमारी है। तो हम उस तार के रास्ते ब्रेन को स्टिमुलेट करके हम्म उसके एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट्स को भी टेम कर सकते हैं, उन्हें नॉर्मलाइज कर सकते हैं, और दौरे को कंट्रोल कर सकते हैं। आज से करीब 12-14 साल पहले जब हमने इलेक्ट्रिसिटी, ये ऐसा पेस मेकर ब्रेन में पहली बार डाला था, तो हमने
ओटी टेबल पर हम्म स्टिमुलेट करके और स्टिमुलेशन बंद करके दौरा होते हुए देखा, और हमने उसके ईजी में हम्म। उसका बाकायदा करंट बदलते हुए लाइव देखा है। वाओ। सो साइंस इतनी तेज से आगे बढ़ रही है, आज हमारे पास स्टिमुलेटर हैं जिसके लिए हमें ब्रेन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ नर्व पे लगा सकते हैं, वेगस नर्व बोलते हैं उसे, जो बाहर से नर्व को स्टिमुलेट करके ब्रेन की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर सकती है। और वेगस नर्व से कौन कौन से पार्ट को कंट्रोल किया जा वेगस सकता है? नर्व थैलेमस में जाती है, हाँ। तो ब्रेन के सर्किट्स बहुत इंटरलिंक्ड है। हाँ। तो इसका ये मतलब है कि अगर मुझे एक लार्जर सर्किट को कंट्रोल करना है तो उसकी जो रूट है या उसका एक कनेक्शन है, उसे भी हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। हम्म और ये बड़ी चीज जैसे एपिलेप्सी है उसकी जरूरत नहीं है। माइग्रेन जैसी चीजों में भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किटरी को मॉड्यूलेट करके माइग्रेन को भी बेटर कर रहे हैं। हम्म सो माइग्रेन एक दर्द की बीमारी है जिसमें बार बार दर्द होता है, तो आजकल रिमोट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन वाली मशीनें हैं जिनको हम यहाँ हाथ में बांधते हैं, जो इधर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देती हैं, जो ऐसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन के स्टेम तक जाता है और वहां से चालू होने वाले माइग्रेन के इम्पल्स को मॉड्यूलेट करके कंट्रोल कर लेता है। वाओ। वी हैव डन hundreds of इवन patients इन like that. पैरालिसिस? Even in paralysis we can try. So there is spinal cord stimulator which हाँ। stimulates the spinal cord, where it gives current to the spinal cord जो खुद से आना बंद हो गया। हम्म So ये जो साइंस है ये इतनी तेजी से एडवांस हो रही है आज कि वो हमें जिन बीमारियों को हम ट्रीट नहीं कर पा रहे उनको ट्रीट करने में हेल्प करेगी। I mentors many companies or people, young people who are trying to make machines. तो पार्किंसंस की बीमारी में पैर चलते चलते अटक जाते हैं, हम्म तो एक सिंपल एआई मशीन पीपल अंडर माय मेंटरशिप हैव मेड व्हिच हैज एक्चुअली, वो एक स्टिमुलस देती है खाली, जैसे ही पैर अटकना डिटेक्ट करती है एआई के थ्रू, जिससे पैर चलने लग जाता है। तो सिंपल थिंग्स, बट हाँ। जब हम इन चीजों की बारीकी को समझते जाएंगे तो वी कैन ब्रिंग इंटरवेंशंस हम्म व्हिच कैन मेक लाइफ ऑफ पीपल बेटर। जब हमें पता है कि कौन से मैपिंग हमने ब्रेन की पूरी कर रखी है, राइट, वी नो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डज व्हाट एंड वी कैन मैप इट एंड वी कैन स्टिमुलेट इट एक्सटर्नली थ्रू वेरियस इलेक्ट्रोड्स। तो मुझे ये समझना है आपसे, फिर हमारे थॉट्स हैं क्या? व्हाट इज लव, व्हाट इज फियर, व्हाट इज एंगर? कैन वी कंट्रोल देम हाँ, थ्रू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस? राइट। सो पहली बात, हमें उसको कंट्रोल करने के लिए शायद इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस की जरूरत भी ना हो, हाँ। क्योंकि आई विल टेक वन स्टेप बैक। तो लोग बोलते हैं कि यू फॉल इन लव विद योर हार्ट, राइट, बट नहीं, हाँ। एक्चुअली यू फॉल इन लव विद योर ब्रेन, इट इज हाँ। योर ब्रेन दैट फॉल्स इन लव। वो तो ब्रेन ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जिससे कि आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, यू फील दी फ्लटर, वो ऐसे बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज इन द हाँ। स्टमक, इट सिक्रीट्स हार्मोन्स दैट डायलेट योर ब्लड वेसल्स, जैसे आपके गाल लाल हो जाते हैं देख के। तो इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल change that is taking place in your body when you fall in love, हम्म and it is always your brain that falls in love and not your heart. हम्म Your heart is just manifesting the love. हम्म क्यों ऐसा होता है? और जब तक ये नहीं हो रहा, that means you are not truly in love also. अच्छा। या मतलब अगर आपको, आप बोल रहे हो you tell somebody that you love somebody but you don't feel it हाँ। in a anatomical biochemical way inside you, then that means वो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा जितना आप कह रहे हो, क्योंकि वो हॉर्मोन्स, ये सब जो होता है ये आपके एंटायरली कंट्रोल में नहीं होता ना, तभी तो यू से दैट आई एम इन लव एंड आई कैन नॉट कंट्रोल, इट्स एन इनवॉलंटरी एक्सप्रेशन। बिकॉज हमारे ब्रेन में केमिकल्स हैं, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, जिनका सिक्रीशन का पैटर्न चेंज हो जाता है व्हेन यू फॉल इन लव। So they are responsible for the responses that you may have, for the butterflies, for the fluttering, for the rosy cheeks. और वो जो वो ही आपको कडलिंग, इंटिमेसी की तरफ लेके जाते हैं। तो वो जो हॉर्मोन्स और न्यूरोकेमिकल्स हैं, दे चेंज द वे योर ब्रेन फंक्शंस। तो आप रियलाइज करते हैं कि जब पीपल फॉल इन लव तो उनका एक बंदे की तरफ या एक पर्सन की तरफ ध्यान बहुत बढ़ जाता है। इट्स मोर लाइक bordering on little obsession or fixation to that person, because the chemicals of the brain have changed, how they interact with the environment. और वो कभी कभी वो लोग, they can become oblivious to pain, उनको दर्द, कई सारी चीजें मालूम ही नहीं चलती जो परेशान करती हैं, बिकॉज उनका माइंड बहुत सारे बेजल चीजों से ऊपर चले जाता है। हाँ। अब ऐसा अल्कोहल पीने से भी हो सकता है। यू कैन हैव द सेम डिसइनहिबिशन, सेम फीलिंग व्हेन यू ड्रिंक अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल ऑल्सो अफेक्ट्स योर ब्रेन बायोकेमिकली। वो आपके ब्रेन सेल्स के ट्रांसमिशन को नम कर देती है। तो हमारे ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि हमारे पास एक प्राइमेट या प्रिमाइवल
सिस्टम है जिसे हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, जो हमारी इमोशनल रेगुलेशन का पार्ट है, वो हमारे एनिमल ब्रेन का लार्जर पार्ट है। उसके ऊपर हमारा फ्रंट ब्रेन है। तो आपको रियलाइज होगा कि जो माथा है हमारा फ्रंट ब्रेन, हम इसे इंटेलिजेंस एबिलिटी से कोरिलेट करते हैं, अक्रॉस इसका माथा चौड़ा है ऐसे, क्योंकि हमारा जो कंट्रोलिंग ब्रेन होता है, जो इंटेलिजेंट ब्रेन होता है, वो सामने होता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो ये ब्रेन जनरली इनहिबिटरी होता है, ये ब्रेन उन इम्पल्सेस को रोकता है, और हमारी सोशल ट्रेनिंग और सोशल फैब्रिक से ये ट्रेन हुआ है। तो जब हम अल्कोहल लेते हैं तो ये ब्रेन थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, तो हमारी इनिबिशन कम हो जाती है। तो जिसको डांस करने में डर लगने रहा होता है वो डांस करने लग जाता है, जो आप बोलते हुए डरते हो आप वो बोलने लग जाते हो, राइट। वी फील ऑल दैट क्योंकि या हमारी हमारा इंग्लिश निकलती है। हमारी इंग्लिश निकलती है, राइट। क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है वो ब्रेन सेल्स के इम्पल्सेस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिंक्ड है। बट कैन वी स्टिमुलेट समवन थ्रू एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड्स कि इसको प्यार हो जाए? हाँ, अब इसको हम उतनी डिफाइन तरह से नहीं कर सकते, पर हम इसे कैसे कर सकते हैं और क्या होता है। तो जो साइकेट्रिक इलनेस है, वो अब हम ये नहीं मानते कि वो एक मनोवैज्ञानिक इलनेस है। डिप्रेशन, यूफोरिया, ओसीडी, ये सब ब्रेन ट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस है। हमने डोपामीन की बात करी थी, तो शिजोफ्रेनिया या पागलपन जैसे हम बोलते हैं, वो डोपामीन इम्बैलेंस है ब्रेन में, और हम एक्स्ट्रा डोपामीन को कटेल करके शिजोफ्रेनिया या हेलुसिनेशन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो हमें उसके लिए ब्रेन स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल गोली खा के भी ये काम कर सकते हैं। और हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं बाय काउंसलिंग, बाय लर्निंग बिहेवियर टू कंट्रोल आवर ओन इम्पल्सेस। तो जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ये स्टिमुलेटर्स डालते हैं तो कुछ लोगों की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, कुछ लोग डिसइनिबिटेड हो जाते हैं, कुछ लोग यूफोरिक हो जाते हैं, कुछ लोग एपैथेटिक हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि उनका जो बिहेवियर है, हम जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कर रहे हैं वो फिजिकली तो चेंज उन्हें कर ही रहा है, और उन्हें मेंटली भी चेंज कर रहा है। हाँ, कोई ऐसा पेशेंट जिसकी आपको स्टोरी याद हो जहाँ पे बिफोर पुटिंग द इलेक्ट्रोड्स उसका बिहेवियर बहुत अलग था, नॉट फिजिकली बट मेंटली, बट आफ्टर दैट वो बिल्कुल अलग हो गया? क्या था वो चेंज? सो हम पार्किंसंस डिजीज की हमने बात की, और हम पार्किंसन डिजीज में स्टिमुलेटर डालते हैं बहुत कॉमनली। हाँ। तो जब हमने एक पेशेंट को स्टिमुलेटर डाला, उससे पहले वो पार्किंसन डिजीज से पीड़ित भी थे, फिजिकली चल नहीं पाते थे, उनकी बॉडी स्टिफ थी, पर साथ साथ मेंटली बहुत वो विड्रॉन थे, उन्हें लाइफ में किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। तो जब हमने स्टिमुलेटर डाल के स्टिमुलेट करना चालू करा तो वो एक एक्स्ट्रा हैप्पी, यूफोरिक, आउटगोइंग, मोर डिसएनिमेटेड पर्सन में कन्वर्ट हो गए। तो उनकी ओवरऑल बिहेवियर टेंडेंसी भी चेंज हो गई। बट ये इसलिए भी तो हो सकता है क्योंकि एक चीज जो वो बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, लाइक कंट्रोलिंग योर ओन सेल्फ, कंट्रोलिंग योर फिजिकल बॉडी, वो हो गया अब बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉड्स, राइट? अब उसकी वजह से ब्रेन को एक्स्ट्रा डोपामिन मिला कि यार अब तू जो करना चाह रहा था वो कर पा रहा है, तो नाउ यू आर एबल टू डू दैट पार्ट विच वाज मिसिंग इन योर लाइफ, सो आई एम हैप्पी। विच सो इज हाउ डू यू फिगर आउट कि वो हैप्पीनेस इलेक्ट्रॉड की वजह से आई है या वो हैप्पीनेस इस वजह से आई है, परसीव्ड हैप्पीनेस है क्योंकि मैं अब काम कर पा रहा हूँ जो मैं नहीं कर पा रहा था? एक होता है हैप्पीनेस, हाँ। एक होता है लैक ऑफ कंट्रोल, या। है ना, वो इनवॉलंटरी है हम्म। ना। डिसइनिबिशन इनवॉलंटरी है ना। यूफोरिया बियॉन्ड हैप्पीनेस इज इनवॉलंटरी। हम्म। इसलिए क्योंकि हम जब उस पेस मेकर को, यू मस्ट नो कि जो हम इलेक्ट्रोड्स अंदर डालते हैं, तो हमारे पास मशीन्स होती हैं, उनको हम यहाँ पे लगाकर उस पेस मेकर की एक्टिविटी बदल सकते हैं, अच्छा। है ना। तो हम जब उसको यहाँ लगाते हैं तो उस इलेक्ट्रोड में 4 इलेक्ट्रोड्स हैं, हमारे पास पल्स, फ्रीक्वेंसी, स्टिमुलेशन, विड्थ, एम्पलीट्यूड, 4 पैरामीटर्स हैं, जिनको हम एक्सटर्नली कंट्रोल करके उस पेस मेकर की एक्टिविटी को बदल सकते हैं। तो जब हाँ। किसी को, जैसे हमने पार्किंसंस के लिए पेस मेकर डाला और उसको हेलुसिनेशन होने लग गया, तो हम इस पेस मेकर के स्टिमुलेशन के तरीके को बदल के उस हेलुसिनेशन को कंट्रोल कर सकते हेलुसिनेशन क्या होती है इसमें? हैं। तो डोपामीन जो होता है, हाँ। डोपामीन हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे बिहेवियर का भी ट्रांसमीटर है और हमारे फिजिकल मूवमेंट का भी ट्रांसमीटर है। तब जब डोपामीन की एक्टिविटी बढ़ती है तो हमारा फिजिकल एबिलिटी बढ़ गया, पर मेंटली वी बिकम हाइपर एक्टिव, देन वी कैन गेट टू हेलुसिनेशंस। तो लॉट ऑफ पार्किंसन डिजीज पेशेंट्स एंड लॉट ऑफ अल्जाइमर्स पेशेंट्स एंड लॉट ऑफ शिजोफ्रेनिया पेशेंट्स हैव हेलुसिनेशंस। दे इमेजिन थिंग्स व्हिच आर नॉट देयर, दे परसीव थिंग्स व्हिच आर नॉट देयर। आई विल टेल यू अ स्टोरी। वन ऑफ माय पार्किंसन डिजीज पेशेंट्स फोन पुलिस कि मेरी फैमिली जो है, मेरी पूरी प्रॉपर्टी हड़पने वाली है, ये प्लीज आओ हेलुसिनेशन मेरी थी फैमिली उनकी? को बंद कर दो। मतलब ही एक्चुअली रजिस्टर्ड अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट दी सेम फैमिली जो उसे इलाज कराने रोज डॉक्टर के पास लेके आती है, बिकॉज उसके सोचने का तरीका डिजीज की स्टिमुलेशन से बदल चुका था। बट वाह। बाय चेंजिंग द मेडिसिन,
जो उसके डोपामिन स्टिमुलेशन को बदलती है, इन अबाउट 7 days टाइम ही वाज कंप्लीटली नॉर्मल। वाओ। सो दैट इज द होल मैजिक वर्ल्ड दिस इज। अब इसका सबसे बड़ा इंपोर्ट ये है कि जो ड्रग रेजिस्टेंट डिप्रेशन है, हाँ। उसमें भी हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करके डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं। हम्म। एक बीमारी है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो देयर वाज दिस लेडी हु हैड ओसीडी अबाउट क्लीनिंग, है ना। वो ये टेबल को देख के इसको 10 बार क्लीन करेगी, हम्म। बर्तन को 10 बार क्लीन करेगी, है ना। एंड शी वाज नॉट गेटिंग बेटर विद हम्म। एनी मेडिकेशन। By doing a specific deep brain stimulation surgery, by controlling that area, we could treat that OCD completely, जो दवा से ठीक नहीं हो पा रहा था। She थ्रू became completely इलेक्ट्रिकल normal. स्टिमुलेशन। Yes. हम्म। So that is the power of electrical stimulation. वाओ। मुझे एक बात बताओ, हेलुसिनेशन की हमने बात की, आर दीज हेलुसिनेशन मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट समवन एक्सपीरियंस व्हेन दे आर अबाउट टू डाई बिकॉज ऑफ So, द एक्स्ट्रा डोपामिन? so hallucinations are hallucinations. इट कुड बी एनीथिंग। They could be similar, they could be disconnected. हाँ। So जब लोग मरने वाले होते हैं तो उनके hallucinations जनरली डेथ और एंड ऑफ लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो हाँ। हमें सी यू एंड आई हैव बीन टोल्ड मल्टीपल स्टोरीज ऑफ व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ, है ना। सबके अपने अपने बिलीव्स हैं। किसी ने सोचा है कि मेरी आत्मा लिबरेट हो जाएगी, हम्म। है ना, और कुछ नहीं होता। कोई सोचता है कि मैं हेवन में जाऊंगा, वहां पर अप्सराएं होंगी, वहां दूध की नदियां बह रही होंगी। कोई बट सोचता ये है हमें कैसे पता चलेगा कि कि ये वहां होता बह है रही कि है नहीं कि होता नहीं है? बह रही है ना। बट हाँ। देर आर मल्टीपल इमेजेस हाँ। that we may have, हाँ। right, in our mind of what will happen after life. So अगर हम 25 लोगों से बात करें तो हेवन कैसा होगा हम्म। या हेल कैसा होगा, सबके पास एक अलग अलग इमेज है, राइट। तो सपोज यू वर ऑन टू द ब्रिंक ऑफ द एंड ऑफ लाइफ एंड गोइंग टू द नेक्स्ट जर्नी ऑनवर्ड, हम्म। तो आपके अंदर क्या थॉट प्रोसेस है प्री एग्जिस्टिंग उस जर्नी के बारे में, दैट विल डिटरमिन व्हाट यू विल सी, व्हाट यू विल हैलुसिनेट, राइट। सो आप अंदर से क्या सोचते हो, मोक्ष क्या होता है, व्हाट विल बी माय निर्वाणा। और क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे तो नहीं है, वी हैव ऑल हर्ड, वी हैव इमेजिन्ड। इनग्रेन्ड इमेजिन्ड बाय लाइफ, तो हम वी विल गो थ्रू सेम इमेजिनेशंस कि मैं वहां जा रहा हूँ। ये इसलिए अगर आप रियलाइज करेंगे तो जो लोग डिस्क्राइब करते हैं और जो रिलीजियस टेक्स्ट या स्पिरिचुअल टेक्स्ट में ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है, उससे बहुत मिलता जुलता होता हम्म। है ना। तो क्योंकि कहीं ना बट कहीं वो बट हमारे दी सिस्टम में ऑलरेडी है और बट उसकी दी फोटो हम दोबारा देख रहे हैं। बट द फैक्ट इज, मतलब वो बहुत अलग डिस्कशन हो जाएगी, आई नो। द फैक्ट दैट दे हैव पुट दैट इन द रिलीजियस टेक्स्ट, वो भी तो कहीं ना कहीं से आया होगा, वो अलग डिस्कशन है, आई नो दैट। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड वी हाँ। कैन डू अबाउट इट। बट उसका जो जेनेसिस है, हम्म। वो जेनेसिस भी हमारी इमेजिनेशन है ना। देखो, आई विल ओनली मेक वन कमेंट ऑन दिस। हम्म। जब हम गॉड को देखते हैं तो हम इन ह्यूमन इमेज देखते हैं, ठीक है। हम्म। पर आप सोचो क्या डॉग गॉड को ह्यूमन इमेज में देखता होगा? राइट। हो सकता है डॉग गॉड को एक बहुत डिफरेंट बड़े डॉग की इमेज में देखते हो, लाइक हम्म। मे साउंड स्ट्रेंज, या। बट एवरी क्रिएचर विल हैव इट्स ओन rendition or imagination of God. So we see gods or spiritual powers as something in a higher image of ourselves. हम्म। Right? जबकि हमारी साइंस तो बहुत ही एडवांस्ड है और हमने गॉड को सब अवतार में भी देखा है। एंड इफ यू विल क्लोजली मिमिक, इट्स अ टॉपिक ऑफ अनदर डिस्कशन। अगर आप हमारे अवतार देखोगे, 9 अवतार जो हैं, वो एवोल्यूशन की स्टोरी को बहुत क्लोजली मिमिक करते हैं। हैज एनीवन जिसने, जो आपने भी डिक्लेयर कर दिया हो मे बी कि वो बंदा डेड हो चुका है हाँ। एंड दे केम बैक, हैज दैट एवर हैपेंड? हमने डिक्लेयर किया हो और वापस आया हो, ऐसा कभी? ऐसा आज तक नहीं हुआ। पर डिक्लेयर हो गया हो और वापस आया हो, ऐसा हमने बहुत बार किया है। अच्छा। So I will tell you another story. There हाँ। was this gentleman admitted somewhere, हमारे पास आया, severe brain damage, ब्रेन डैमेज। ठीक है, visible damage on MRI, तेज बुखार, बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं, सिर्फ उसकी पुतली हिल रही थी और वो अपने आप थोड़ा सांस ले पा रहा था, वो भी एडिक्वेट नहीं ले सकता था। हम्म। बट वी सेड की सेम स्टोरी कि अगर ब्रेन में थोड़ी भी एबिलिटी है हम्म। तो आवर जॉब इज टू मेक दैट एबिलिटी बेटर। हमारी हर भरसक कोशिश होनी चाहिए कि उस एबिलिटी को हम प्रिजर्व करें, नर्चर करें, ग्रो करें। तो सेम जेंटलमैन आफ्टर 2 months was able to come back to a wheelchair, हम्म। speak. We did a press conference on this gentleman also, and he's still alive, हम्म। still better. So, given up, will not survive, but became okay, conscious, understands what we say. Why? Because उसके ब्रेन का एक पार्ट डैमेज था
पर वो पार्ट जिसमें अंडरस्टैंडिंग होती है वो डैमेज नहीं था। तो जब हमने उसके बेसल सिस्टम को कंट्रोल कर लिया और वो खुद अपनी एक्टिविटी पे वापस आ गया, तो रेस्ट ऑफ द सिस्टम स्टार्टेड वर्किंग बाय इटसेल्फ। हम्म और इसमें कोई मैजिक नहीं है ना, देयर इज नो मैजिक इन दिस, इट इज नॉट सुपर नेचुरल, इट इज जस्ट अ कोर बिलीफ इन ह्यूमन बॉडीज एबिलिटी हम्म टू हील इटसेल्फ। उनको पता था कि उनका ब्रेन डेड हो चुका है? पर ब्रेन डेड हुआ नहीं था ना सर, वो तो हाँ डीप कोमा में थे, है ना, हाँ तो डेड और कोमा में यही फर्क है ना। राइट। तो उनको जब वो कोमा से बाहर आए, तो वो धीरे धीरे बाहर आते हैं ना। आप कोमा में गए 30 दिन पहले, बाहर आए 30 दिन बाद, तो इट्स अ ह्यूज गैप। और धीरे धीरे पहले आपको दर्द समझने लगता है, हम्म फिर यू सी पीपल कमिंग अराउंड यू, यू आर एबल टू सी देयर इमेजेस बट यू कांट रिकॉग्नाइज देम, हम्म है ना। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट्स हैपेंड टाइम एंड अगेन, हम्म मल्टीपल टाइम्स। हमने बहुत बात की। देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच न्यूरालिंक हैज लॉन्च्ड। इनफैक्ट एक पेशेंट है जिनका नाम है केनेथ, एंड उनको जनवरी 2026 में चिप हैज बीन इंस्टॉल्ड एंड ही वाज नॉट एबल टू स्पीक बिफोर दिस। अब वो अपने थॉट्स के थ्रू बोल पा रहे हैं थ्रू एन एक्सटर्नल स्पीकर। ये कैसे काम करता है? लाइक हाउ कैन वी अनेबल समवन टू स्पीक जस्ट थ्रू द थॉट्स? सो हम भी कैसे बोलते हैं, हाँ। हम भी तो थॉट से बोलते हैं ना। आप और मैं जो ये बात कर रहे हैं, मेरे ब्रेन का एक पार्ट सीमलेसली सोच रहा है, फिर मेरे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं हम्म जिनको वो मैसेज दे रहा है कि ये बात मैं बोलना चाहता हूँ। तो मेरे न्यूरॉन्स मेरे माउथ और थ्रोट एपरेटस को डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप इसे बोलो, हम्म ठीक है। तो ऐसे आप और मैं बात कर रहे हैं, ये इतनी क्विकली और सीमलेसली हो रहा है कि हम ये रियलाइज नहीं कर रहे कि इसके पीछे इतना बड़ा प्रोसेस इतना कंप्यूट चल रहा है। है, हम्म चल रहा है। क्योंकि ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 4 ट्रिलियन सिनेप्सेस हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं ना। इसलिए दुनिया आज बात कर रही है कि माइंड की एनर्जी को हम हार्नेस कर लें डिवाइस चलाने के लिए, समझने के लिए। न्यूरोलिंक इज ऑल्सो या एन अटेम्प्ट टू डू दैट, राइट। ठीक है। तो जब वो सेल्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो नहीं कर पा रहे, तो वो बोल नहीं पा रहा ना। हम्म तो जब स्ट्रोक होता है, हमने स्ट्रोक की बात की सबसे पहले। स्ट्रोक में ब्रेन के वेरियस एरियाज हैं, है ना। एक एरिया है जो हाथ पैर चलाता है, एक एरिया है जहाँ हमारी स्पीच है, हम्म एक एरिया है जहाँ हमारी मेमोरी है। तो स्ट्रोक कैन सेलेक्टिवली इम्पैक्ट वेरियस एरियाज। सो देयर आर पीपल जिनका सब कुछ ठीक है और वो सिर्फ बोल नहीं पाते। हम्म जैसे हम बोलते हैं एफेजिया, इनएबिलिटी टू स्पीक। और जैसे जैसे वो सेल्स रिवाइव होते हैं, वो बोलने लग जाते हैं। हम्म और इतनी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सिंपल डिवाइस आते हैं, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, जो बिना चिप लगाए हम यहाँ से स्टिमुलेट करके, दवाई से, स्पीच थेरेपी से, हम लोगों की स्पीच को बेटर कर पाते हैं। हम्म क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये न्यूरॉन्स की एक दूसरे को मैसेजिंग है जो सब करा रही है। इनफैक्ट हमने एक रिसर्च चालू करी, और आपको ये, यू सीन दिस टैलेंट शोज जहाँ पे कुछ लोग हकलाते हैं पर हाँ गाना बहुत अच्छा गाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हमने एक रिसर्च चालू करी है जो कि गाने को यूज करती है स्ट्रोक से आवाज की रिकवरी में। वाओ तो हम इंटरेस्टिंग। उनको नॉर्मल बोलना सिखाने की जगह उनको राइम में बोलना सिखा दें, क्योंकि ब्रेन के सेंटर्स फॉर गाना एंड स्पीच आर स्लाइटली डिफरेंट। अच्छा। तभी एक बंदा जो वैसे हकला रहा है और गाना एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली गा रहा है, क्यों? क्योंकि वो सेंटर स्टिमुलेशन अलग अलग दे रहा हाँ। है, एपरेटस बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो हमने बोला कि आप सीधा बोलने के बारे में मत सोचो, आप रिदम के बारे में सोचो, हम्म और रिदम के बारे में सोच के बोलो। तो हमको रिदम से बोलना सिखाते हैं, वाओ। और वो बोल रहे हैं, दैट इज वर्किंग वेल। हम्म सो दैट इज वेयर द पावर ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इन ब्रेन लाइज। किसी को हमने न्यूरल लिंक या एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड्स लगा के स्टिमुलेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट पेस मेकर जो आप बात कर रहे हैं कि वी कैन कंट्रोल वेरियस फ्रीक्वेंसीज, वी कैन कंट्रोल द करंट दैट वी आर पासिंग। क्या मैं किसी का ब्रेन हैक कर सकता हूँ दुनिया तो ब्रेन टेक्निकली? दुनिया तो ब्रेन हैक कर ही रही है सर। नॉट इन द वे दैट वी आर टॉकिंग। No, no, but if हाँ you see, हाँ because we are talking of brain hacking in terms of thought process, या right? So whole industry of advertising designed in hacking your brain, या right? By why? Because we understand what will change the way you think, हम्म right? So जब एक कोई कैंपेन भी डिजाइन करता है, तो उसमें कौन से कलर्स यूज करेंगे, कौन से फॉन्ट यूज करेंगे, दैट इज लिंक्ड टू कि इसका ब्रेन पे, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम्म सारा जो गुरुज हैं वो आपको एक चीज सिखा रहे हैं, एक सिस्टम से बता रहे हैं, तो वो भी आपके ब्रेन को मॉड्यूलेट कर रहे हैं ना सर। सो इन वे, इफ माई थिंकिंग हैज चेंज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम पर्सन, देन माई ब्रेन हैज बीन हैक्ड। राइट। ठीक है, तो एवरीबडी इज हैकिंग, द होल वर्ल्ड हैज बीन हैकिंग द ब्रेन्स एवर सिंस विदाउट नीड फॉर मशीन्स। राइट। बट मशीन से ब्रेन हैक करना will also become a possibility
eventually, but it is not there today. Hmm. एक सैड स्टोरी है. आपने देखा कि there were these kids who were playing a video game, Hmm. who were jumping off Yeah. the buildings. So that means that brain was hacked by that system to lose its power of judgment. वो अपना discretion, judgment उस brain ने खो दिया to do an act which was not required. Hmm. Which means that system was systematically able to change the way that person was thinking या Hmm. सोच रहा था, right? So, but eventually हमारे controls आज की डेट में limited हैं. And at some point of time, the way we are able to control will increase significantly. Hmm. So let's say I have these chips installed in so many people, right? I can centrally, possibly in the future, know कि इस बंदे के माइंड में मेरे को क्या इन्फ्लुएंस करना है, कि मुझे इसको क्या करंट पास करना है, या इसको मुझे लव का स्टिमुलस देना है. सो कैन वी डू दैट? कैन द टेक बिकम दैट मच? So that is really, so let's take a step forward and back simultaneously. हाँ हाँ. ठीक है. Step back क्या, ये जो लोगों को लोग सेल्फ डिस्ट्रॉइंग टेररिस्ट बना रहे हैं, उनका ब्रेन हैक कर रहे हैं ना सर. हाँ, राइट दे आर मेकिंग देम डू समथिंग व्हिच इज अननेचुरल, नॉट राइट. राइट. तो वो साइकोलॉजिकली ब्रेन हैक कर रहे हैं और दुनिया साइकोलॉजिकली ब्रेन हैक करती रही है. करेक्ट. नाउ वी आर कमिंग टू रोबोट्स. ठीक है. इलेक्ट्रिकल हैकिंग. हाँ. हाँ, वी आर कमिंग टू रोबोट्स. तो अब हम स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं और हम रोबोट्स की बात करते हैं. तो हम एक बात कर रहे हैं, क्या हम रोबोट्स में कभी इमोशन डाल पाएंगे? है ना? तो वो इससे ज़्यादा आसान है, क्योंकि हो सकता है हम कर पाए, क्योंकि पहले हमने ट्रेंड एआई लगाया था. अब हमारे पास एआई के ऐसे मॉडल्स आ रहे हैं जो जो हम नहीं चाहते वो भी सोच रहा है ना. वी हैव टू स्टॉप दोज एआई मॉडल्स बिकॉज वी डोंट नो हाउ हम उसे कंट्रोल कैसे करेंगे. सो एक तरफ हम जा रहे हैं कि मशीन सोचेगी, ठीक है. दूसरी तरफ हम हैं कि हम मुझे आपके ब्रेन को इलेक्ट्रिकली लार्जर लेवल पे कंट्रोल करके बहुत ज्यादा कुछ इम्प्लांट करना पड़ेगा. तो वो मुझे आप करने क्यों दोगे? सी सपोज यू वांट टू कंट्रोल 100 ह्यूमन बीइंग्स, तो ब्रेन में एक एरिया तो है नहीं कि आप एक सेंट्रल चिप डालोगे और उसमें अपने सिस्टम से कंट्रोल करो. ब्रेन में 50 एरिया है, 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 4 ट्रिलियन साइनेप्सेस हैं. तो आप सारों को कंट्रोल एक साथ नहीं कर पाओगे. दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द ब्रेन. टू टेक इट वन स्टेप अहेड, सपोज आपके मैं पूरे ब्रेन के न्यूरॉन्स और सर्किटरी को एक बॉक्स में डाल देता हूँ और उसके नीचे एक बॉडी बना देता हूँ, तो क्या आप वो बन जाओगे? इसका जो लास्ट चीज होगा, क्या आप वो बन जाओगे? फिर मैं आपके 10 वर्जन बन सकेंगे ऐसे. पर ये इसलिए नहीं हो पाएंगे कि जिस स्टिमुलस से, जिस केमिकल से जिसकी हमने बात की, वो जनरेट हो रहा है, जो वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वो एक सिंगुलर प्रोसेस रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा. क्योंकि ये एक इतने बड़े सिस्टम का नेट रिजल्टेंट है जो आप हम हमारी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस सब है, तो वो एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किटरी खाली उसे नहीं ला पाएगी. हम कॉन्शियसनेस की बहुत आसानी से बात कर लेते हैं, बट अगर मैं बहुत सिंपलिस्टिक टर्म्स में समझना चाहूँ कि कॉन्शियसनेस है क्या, हाउ डू यू फिगर आउट अ पर्सन इज कॉन्शियस टेक्निकली and the person is not conscious? So consciousness, as we talk in general parlance, is like about awareness of self. अगर हम अंग्रेजी के हिसाब से बात करें कि कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस. अगर हम मेडिकली कॉन्शियसनेस की बात करें कि मैं बेसल प्रोसेसेस समझ सकता हूँ कि नहीं, तो मैं कब बोलता हूँ कि ये बंदा जो मेरे स्ट्रेचर पे लेटा है या मेरे बेड पे लेटा है कॉन्शियस है, जब वो मैं उसे बोलता हूँ मेरी अपनी आँख खोलो, फिर मैं बोलता हूँ अपनी आँख बंद करो, वो अपनी आँख खोल भी लेता है तो फिर बंद कर लेता है. तो इसका मतलब यह है कि वो इस इंस्ट्रक्शन को अपने ब्रेन में लेके गया, उसने प्रोसेस किया और एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स लाया. इसका मतलब उसका ब्रेन उतना काम कर रहा है. तो हमारे लिए being able to understand or follow commands is one of the first signs of consciousness. उससे पहले भी एक प्राइमल कॉन्शियसनेस या अवेकनिंग फ्रॉम कोमा होती है. जब हमने बात की थी पेन, साउंड, है ना, तो सबसे पहले जो अवेयरनेस आती है वो आती है पेन की. पेन इज डेंजर टू बॉडी. सपोज मैं किसी को से प्रेस कर रहा हूँ या दबा रहा हूँ तो इट इज अ डेंजर टू बॉडी. तो सबसे पहले कोई भी सिस्टम डेंजर सिग्नल को अलर्ट करता है. तो सबसे पहले जब आदमी कोमा से बाहर आता है तो उसका पेन रिस्पॉन्स इंप्रूव होता है. सेकेंड, उसका जो रिस्पॉन्स इंप्रूव होता है वो होता है अवेयरनेस ऑफ स्टिमुलाई. तो जब हम आवाज लगाते हैं तो उस आवाज की तरफ देखने लगता है. तो दैट मीन्स हिज ब्रेन इज सेइंग कि आवाज कहाँ से आ रही है, उसे देख रहा है. थर्ड स्टिमुलस आता है कि वो ये समझ पा रहा है कि आवाज क्या आ रही है. राइट. सो दिस इज हाउ कॉन्शियसनेस
develops and comes back. मेक सेंस। मुझे एक बात बताओ, हम मेमोरीज की बात करते हैं थोड़ी सी। अगर हम हैकिंग की बात कर रहे थे बीच में, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पासिंग थ्रू द न्यूरॉन, सिनेप्सेस, ट्रांसमीटर्स, एंड हमने हेलुसिनेशन की भी बात की, क्योंकि जब ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वी सी सर्टेन काइंड ऑफ हेलुसिनेशंस, वी इमेजिन थिंग्स, इवन नियर द डेथ वी इमेजिन लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज वी फील कि ये हमारे साथ हो रहा है। तो अगर हम हर चीज इमेजिनेशन के ऊपर लेके चल सकते हैं बिकॉज ऑफ द केमिकल्स, सो इन रियलिटी एवरीथिंग दैट वी सी, इज इट जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ आवर ब्रेन? In many ways something, and in many ways no. हम्म Why? Because so if you look at art, for example, art में जैसे आप एक आर्ट गैलरी जाते हो तो आप एक पेंटिंग को देखते हो तो आप रियलाइज करते हो कि मैं अब इसे देख पा रहा हूँ और मैं खुद शायद ये नहीं बना सकता था, हम्म है ना? क्योंकि वो आर्टिस्ट ने जो नॉर्मल रियलिटी थी उससे कुछ अलग इमेजिनेशन करके उसे पेंटिंग में कन्वर्ट किया। सो आई बीन टू सैल्वाडोर डालीज हाउस, जो सबसे इमेजिनेटिव पेंटर हम्म शायद होंगे हमारी पिछले 100 साल के। हम्म तो सैल्वाडोर डाली के हाउस में इमेजिनेटिव रूम्स हैं अच्छा जिनको आप देखोगे तो आपको एक पूरी फॉर्म नजर आएगी, कहीं लिप्स का स्ट्रक्चर है। तो यू सी इमेजिनेशन एवरीवेयर। घड़ी की मूवमेंट की एक इमेजिनेशन है। हम्म सो दैट इज हाइटेंड इमेजिनेशन जो यूजुअली नॉर्मल लोगों के पास नहीं होते हैं। लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि डाली लाइक इमेजिनेशन तो ड्रग के बिना आ ही नहीं सकती, हम्म है ना? लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट। या तो सबकी अपनी अपनी इमेजिनेशन अलग अलग है, एंड दैट इज व्हाई इमेजिनेशन इज लिंक्ड टू क्रिएटिविटी, हम्म टू क्रिएटिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, टू क्रिएटिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ आर्ट। जैसे पिकासो ने एक फॉर्म को क्यूब के फॉर्म में हम बनाएंगे, हम्म ये इमेजिन किया। वो फॉर्म क्यूब के फॉर्म में तो होती नहीं है। सो दैट इज इमेजिनेशन। हम्म और अगर हम बात करें कि रियलिटी है कि नहीं, सो सपोज मैं और आप यहाँ बैठे हैं और हम 10 लोगों से पूछें कि इस टेबल पे कितने माइक हैं, हम्म तो सब लोग बोलेंगे 2 हैं। तो विच मीन्स इट्स नॉट दैट दे आर इमेजिनिंग, हम्म that is something they are seeing by their senses and conveying to us. हम्म So there is a reality, there is an imagination, and lot of the world is illusion. Very strange story, हम्म but very realistic story. You know, benzene करके एक मॉलिक्यूल है हम्म जिसको केकुले ने इन्वेंट किया था, पता लगाया था, डिस्कवर किया था। तो उसको सपने में सांप एक दूसरे की टेल को पकड़े हुए ऐसे उसने देखे और उसने बेंजीन का ये स्ट्रक्चर बना लिया। हम्म तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ था जिसने उसके ब्रेन में एक थॉट प्रोसेस में ये फॉर्म ली, और उसकी इमेजिनेशन ने वो गैप को जंप कर लिया जो उसकी थॉट प्रोसेस हम्म नहीं कर पा रही थी। एंड दैट इज हाउ एडवांसेस हैपन, दैट इज हाउ द होल वर्ल्ड हैज एडवांस्ड। हम्म जो इमेजिनेशन है, ह्यूमन हम्म इमेजिनेशन, वो चीजों को लिंक करती है। अगर मान लीजिए आपकी कॉन्शियसनेस है, मेरी कॉन्शियसनेस, सबकी कॉन्शियसनेस अलग है। पहली बात तो जब ब्रेन सिमिलर तरीके से काम करता है, ब्रेन के न्यूरॉन सिनेप्सेस सब सिमिलर तरीके से काम करते हैं, व्हाई डू वी थिंक डिफरेंटली देन अदर्स? दैट्स फर्स्ट। एंड सेकंड, क्या हम लोग वो जो थिंकिंग है वो कॉपी करके या हमारी मेमोरीज को कॉपी करके किसी और में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इन अ टेक्निकल मैनर? सो 3 चीजें इसमें। पहली, आप रियलाइज करोगे वी आर मोर सिमिलर देन डिफरेंट, हम्म है ना? हम डिफरेंस की बात करते हैं क्योंकि दैट इज व्हाट सेट्स अस अपार्ट। हम सिमिलैरिटी की बात नहीं करते। एट लार्ज मेरे आपके हम सबके रिस्पॉन्सेज बिल्कुल सिमिलर है, हम्म उनमें डिफरेंस थोड़ा ही है। वो डिफरेंस इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि वो आपको और मुझको एक दूसरे से अलग करता है। हम्म बट अगर आप देखें तो आज 25 करोड़ लोग आईपीएल देख रहे हैं। मतलब इसका मतलब 25 करोड़ लोगों ने आज एक साथ एक जैसा सोचा कि मैं आईपीएल देखना चाहता हूँ। एक कंसर्ट होता है, 10,000 लोग देखने जाते हैं, इसका मतलब वो सारे 10,000 लोग एक जैसा सोच रहे हैं। हम सब लोग एक जैसे तरह से कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ एक जैसा ही कर रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना? हम लार्जर लेवल पे, क्योंकि हम सेम एजुकेशन सिस्टम से आते हैं, हम सेम सेंसरी स्टिमुलस से अफेक्ट होते हैं, सेम वेदर और केमिकल से अफेक्ट होते हैं, हम ज्यादातर काम एक जैसे करते हैं। हम्म पर क्योंकि हमारे इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, हमारी इंडिविजुअल लर्निंग अलग अलग है, हम्म तो हमारे अंदर कुछ डिफरेंसेस भी हैं हम्म जो हमसे अलग अलग आते हैं, और हमारी मेमोरीज और हमारी एक्सपीरियंसेस उसको शेप करते हैं। सबके ब्रेन की एबिलिटी अलग अलग है। हम इससे पहले बात कर रहे थे कि कुछ लोग लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग बेटर कर पाते हैं, पर कुछ लोग आर्ट बेस्ड लर्निंग बेटर कर पाते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन सेल्स की जो एक्टिविटी है ब्रेन में वो अलग अलग जगह पे डिफरेंट है हम्म ना?
तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी एक फैकल्टी चली जाती है तो हम कुछ फैकल्टी बढ़ जाती है। हम्म तो बहुत सारे लोग जिनको सो कॉल्ड डिसेबिलिटी होती है, आजकल हम उन्हें डिसेबल्ड नहीं बोलते, हम उन्हें डिफरेंटली एनेबल्ड बोलते हैं, हम्म है ना? बहुत सारे साइंटिस्ट थे, हम आज एडीएचडी जैसी चीज़ों को अच्छा भी मानते हैं क्योंकि उन लोगों में बहुत सारी सोचने की एबिलिटी लोगों से ज़्यादा भी होती है। हम्म इसलिए जहाँ तक मेमोरी इम्प्लांट करने का सवाल है, ये होता है और ये हम कर रहे हैं, एजेस से कर रहे हैं। हम्म हम अपनी मेमोरीज या अपने एक्सपीरियंसेस से जनरेशन्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। हम्म एक बट सर्मन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे ट्रांसप्लांट करने के लिए सेल्स को एक्सचेंज करना पड़ेगा ना, हम्म है ना? तो हमारे मेमोरी का एक एरिया है जिसे हम हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, जहाँ हमारी मेमोरी स्टोर होती है। कोई दिन ऐसा आएगा जिसमें हम शायद एक चिप के थ्रू कुछ थॉट प्रोसेस किसी के अंदर ट्रांसप्लांट भी कर पाए। हम्म आज हम ये नहीं कर रहे, पर आजकल बाय हम ट्रेनिंग, बाय मॉड्यूलेटिंग योर ब्रेन, बाय मेंटल सिस्टम अंडरस्टैंडिंग, हम ट्रांसप्लांट आज भी कर रहे हैं। हम हम्म लोगों को सेम चीज सिखा रहे हैं, हम लोगों को लर्नड बिहेवियर सिखा रहे हैं। इफ यू सी टुडेज जनरेशन बिहेवियर, जैसे हम जेन जेड मिलेनियल बोलते हैं, व्हाई डज अ होल जनरेशन हैव सिमिलर डिफरेंट बिहेवियर? हम्म क्योंकि हम उस बिहेवियर को इम्पैक्ट करके ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ना सर। तभी तो हमारी एक पूरी जनरेशन एकदम से अलग से क्यों सोचने लग जा रही है? हम्म क्योंकि हम एक थॉट प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं। इसलिए पूरी जनरेशन या एक ग्रुप ऑफ लोगों का बिहेवियर एक साथ चेंज हो रहा है। It might sound weird asking this question from a neurologist, but a lot of people say कि लास्ट टाइम जब ब्रेन डेड होने वाला होता है, द पर्सन इज डाइंग, ये हमने बात स्टार्टिंग में भी की थी कि देयर इज अ सर्ज ऑफ एक्टिविटी दैट हैपेंस, राइट? एंड कुछ लोगों को जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ये होते हैं कि उनको एक टनल दिखती है, एक लाइट दिखती है, राइट? आई एम श्योर शायद आपको भी बहुत लोगों ने ये चीज़ बोली होगी। कुछ लोगों को होता है कि उनकी खुद की बॉडी सोल से सेपरेट हो रही है, फ्लोट कर रही है उनकी बॉडी। कुछ लोगों को उनके डेड रिलेटिव्स दिखते हैं, शायद उनका ये मानना होता है कि मैं अब जाने वाला हूँ तो मेरे को वो लेने आए हैं, राइट? कुछ लोगों को इनफाइनाइट पीस एक्सपीरियंस होता है, जैसे एक शांति, मोक्ष प्राप्त हो गया, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, क्या इनमें कोई भी रियलिटी आपको लगता है, कुछ सेंस करती है, या इट जस्ट अ ब्रेन हेलुसिनेशन? चार चीजें हैं इसमें। हम्म अगर आप ये चारों चीजों को जोड़ लें तो ये चारों चीजें उससे बहुत जुड़ी हुई हैं जो आज तक हमको सिखाया गया हम्म है ना? एंड दे हैव वेरी क्लोज इंटरलिंकेज टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ आफ्टर लाइफ दैट वी हैव, हाँ है ना? पीस, डेथ के बाद मुझे इस दुनिया से छुटकारा मिल जाएगा और मुझे पीस मिल हम्म जाएगी, एक कॉन्सेप्ट। मेरे मेरे रिश्तेदार कहीं हैं हम्म और अब मैं उनके पास चले जाऊंगा, एक ऊपर पावर है जो मेरे को इससे बेहतर जीवन में लेके जाएगी। देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ दिस टनल, कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मैं दूसरी जगह पे जाऊंगा जहाँ लाइट होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे अंदर है, दे आर अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। व्हेन वी आर अबाउट टू गो, बेस्ड ऑन हाउ वी थिंक, हम्म जब हम उसे सोचेंगे तो सम ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स विल कम बैक टू अस, एंड दैट इज व्हाई वी विल रीलिव दिस कॉन्सेप्ट। बिकॉज जैसे आपने पहले बोला कि उस आखिरी 5 मिनट में अगर मेरे पास मौका होगा तो मैं प्रिपेयर करूंगा ना, हम्म तो मैं रिफ्लेक्ट करूंगा और मैं आगे के लिए प्रिपेयर करूंगा। दो ही काम मैं करूंगा कि हाउ वाज माय लाइफ, मैं इस पर रिफ्लेक्ट करूंगा जिससे मुझे पुरानी इमेजेस दिखेंगी, और मैं प्रिपेयर करूंगा कि आगे मेरी लाइफ कैसे होगी। हम्म तो मैं वो देखूंगा जो मैं सोचता हूँ कि आगे हो सकता है, राइट? दैट इज व्हाई ऑल दीज इमेजेस हैव सो मच सिमिलैरिटी। बट ऐसा क्यों होता है कि वैसे अगर मैं अपने बचपन को याद करने की कोशिश करूँ तो हाँ, शायद मुझे याद ना आए, हाँ। राइट? बट इन दोज लास्ट मिनट्स पीपल हैव सेड दे क्लियरली सी थिंग्स जो शायद उन्होंने बहुत टाइम से भूल चुके थे अपने बचपन के बारे में। मैं आपको बताता हूँ, हाँ आपने अल्जाइमर डिजीज का नाम सुना हाँ हाँ हाँ, है? अल्जाइमर डिजीज भूलने की सबसे कॉमन बीमारी है। बिल्कुल। अगर आप एक रीसेंट अल्जाइमर डिजीज के मरीज से पूछोगे कि उसने आज सुबह क्या खाना खाया, वो आपको नहीं बता पाएगा। हम्म वो कहाँ से आया, वो नहीं बता पाएगा। अब उससे पूछो तेरी शादी कब हुई थी, हो सकता है वो आपको अपनी शादी के दिन का, जो आज से 50 साल पहले हुई थी, एक एक इंसिडेंट्स बता दे। हम्म एंड वी हैव सीन इट टाइम एंड अगेन, वी सी इट एवरी डे। व्हाई? क्योंकि आपका सिस्टम है जो कंप्यूटर, वो ओवरलोड हो रहा है ना। आप रोज नई मेमोरी क्रिएट कर रहे हो, हम्म उसको भरते जा रहे हो, तो आपके लिए पुरानी मेमोरी को रिट्रीव करना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। हम्म पर जब आपकी मेमोरीज हटती जा रही हैं और आप बेसल मेमोरी में रहते हो, तो वो मेमोरी शार्पर हो जाएगी ना, रिफ्लेक्ट हम्म करेगी। आपने कभी अंताक्षरी का गेम खेला है? हाँ अंताक्षरी के गेम में, अंताक्षरी खेलना बच्चा कब सीखता है? जब वो बच्चा होता है, राइट? बड़े में नहीं सीखता यूजुअली। हम्म हम्म तो जब लोग अंताक्षरी खेलते हैं तो वो नया गाना कोई नहीं सुनाते उसमें, हम्म
पुराना गाना ही सुनाते हैं सब, पर उस वर्ड से नए गाने भी तो होते हैं, हम्म क्योंकि उनके लर्नड बिहेवियर में वही स्टोर्ड है। हम्म तो जब वो अपने ब्रेन में वो डालते हैं तो वही सब निकलता रहता है, इट्स लाइक अ कैसेट प्लेयर लाइक अ कैसेट प्लेयर, पिकिंग राइट? अप टेप्स। या फिंगर टिप्स ना, वो नहीं चलाते। इट मे साउंड सो स्ट्रेंज, राइट, हम्म बट इट इज ट्रू। या अब मैं हम याद सबने कर रहा था, एक्सपीरियंस मुझे किया है। खुद को फील हो रहा है कि हम हमेशा जब भी खेलते हैं डमशराज अंताक्षरी ये सब पुराने रेफरेंस याद आते हैं हमें। क्योंकि आपने उसे खेलना हम्म या ज्यादा तभी खेला है ना, आज तो खेलना सीखा नहीं है, हम्म आज तो आप खेल नहीं रहे हो, हम्म इसलिए। एक और चीज़ बताओ मुझे, आई एम श्योर डीएमटी के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, रिसर्च की होगी। अ, बहुत लोग का ये कहना है व्हेन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आवर बॉडी प्रोड्यूसेस डीएमटी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु टेक डीएमटी एक्सटर्नली, लाइक देयर आर पीपल इन अमेरिका जहाँ पे ये लीगल है लेना, बहुत लोग कंज्यूम करते थे वहाँ पे। जब भी किसी ने भी डीएमटी लिया है ना, उनको हमेशा सिमिलर एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अ फीलिंग ऑफ गॉड, राइट? उनका ये कहना है कि उनको ऐसा फील होता है कि आफ्टर कंज्यूमिंग डीएमटी, and first of all, disclaimer, it is not legal. You should not do it. We are just talking about it because it's a fascinating topic. उनका हमेशा से ये एक्सपीरियंस रहा है कि दे फील देर इज अ एंटिटी, देर इज अ बीइंग हु हैज नाउ कम टू टेक देम एंड टू शो द पाथ ऑफ यूनिवर्स, कि यहाँ से आप निकलोगे, इस टनल से निकलोगे, अब आपको यूनिवर्स दिखेगा। 99% of the people who have experienced have similar stories to tell. How is it कि सबकी सिमिलैरिटी, सबके एक्सपीरियंसेस सेम है? तीन चीजें यहाँ पे। हम्म वील जस्ट गो बैक टू डिस्कशन जो हमने 5 मिनट पहले की, कि जब नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं यही डिस्कशन हो रही है, हाँ बिल्कुल। अभी भी यही क्यों हो रही है? हम्म अब सोचो कि डीएमटी लेने के बाद भी सिमिलर थॉट प्रोसेस आ गया हाँ और नियर डेथ में भी सेम आ गया, इसका मतलब वो थॉट प्रोसेस हमारे अंडर है। हम्म अब मैं, शिजोफ्रेनिया जब किसी को होता है, शिजोफ्रेनिया इज अ डिजीज ऑफ डीपर्सनलाइजेशन हैविंग हम्म टू थॉट प्रोसेसेस ना। तो हमारे पास एक मरीज आता है शिजोफ्रेनिया का, तो उससे जनरली भगवान बातें करते हैं, अच्छा। उसे भगवान बताते हैं क्या करना है। उसे ऐसा लगता है कि दीवार में खड़े हैं भगवान, राइट? सरप्राइजिंग लगता है। हम्म जो आपने बोला उससे सिमिलर लगता है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज लोगे तो वो आपके ब्रेन को सिमिलर तरह से एक्टिवेट करेगी, हम्म तो सिमिलर रिजल्ट आएगा उसका। आपके पास लर्न थॉट प्रोसेस सेम है। मतलब अगर हमने सबने बचपन में देखा कि ही मैन इज द मोस्ट पावरफुल, हम्म तो जब मैं इमेजिन करूंगा कि मैं पावरफुल हो गया तो मैं क्या बनूंगा, माई इमेजरी विल गो टू द इमेजरी ऑफ ही मैन हम्म और सुपरमैन। और if I will theologically imagine myself getting greater, then my imagination will go to God. हम्म If I think of liberation, I will think of God, right? That is why these imageries will take you there, and they will take you similarly there, because हमारी जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं, हमारी जो इमेजरी की इन्फ्लुएंसेस हैं, वो सब सेम है। अगर आप किसी से पूछोगे स्पेस कैसा होता है बच्चे से, तो उसकी इमेजिनेशन कहाँ से आती है? स्टार ट्रेक से हम्म या स्टार वॉर से, है ना? तो वो बोलेगा मे द फोर्स बी विद यू, हम्म राइट? क्योंकि हमारे ऊपर इन्फ्लुएंसेस सबके ऊपर एक जैसी है। ठीक है, मैं इस पे एक थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करूंगा आपसे। ये जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ ना, हाँ राइट, दे आर इन यूएस, हाँ दे आर अमेरिकन्स, हाँ जिनकी मैं अभी आपको डीएमटी की एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा था। सरप्राइजिंगली, majority of these people who are in America who have taken DMT experience the feeling of God. Most of them experience the God in Indian God forms, which is very shocking and weird to me. Like मैंने तो जब भी भगवान को देखा है या फील किया है, मैंने ऑब्वियसली हिंदू गॉड्स को फील किया है। बीइंग एन हिंदू, मेरे जो गॉड हैं वो तो हिंदू ही हैं, राइट? बट इट इज़ वेरी शॉकिंग एंड वियर्ड कि इन लोगों को इंडियन गॉड्स क्यों नजर आ रहे हैं। उसका रीजन है, हाँ उसका रीजन, तीन रीजन है। आपने बाइबल की स्टोरी पढ़ी है? देयर वाज अ गाय कॉल्ड नोहा हाँ हाँ हाँ, हु क्रिएटेड एन आर्क। या दुनिया डूबने वाली थी, करेक्ट उन्होंने करेक्ट। सबको उसमें भर लिया, बचा लिया। आपने इंडियन स्टोरी पढ़ी है विच कि वन? दुनिया डूबने वाली थी, हाँ मनु महाराज ने बोट बनाई, हाँ 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 सबको बचा लिया? हाँ एग्जैक्टली सेम है ना। हाँ, मदर स्टार्ट्स विद एम इन एवरी कल्चर, करेक्ट। इट इज ऑल सेम। नाउ जीसस इज अ सन ऑफ गॉड, हम्म वो भी वैसे ही है ना, ह्यूमन बीइंग जैसे। हम्म नाउ यू सी आर माइथोलॉजी एंड यू सी ग्रीक माइथोलॉजी, ठीक है? गॉड का पर्सोनिफिकेशन हाईएस्ट दो माइथोलॉजीज में है, हम्म जिसको हम जानते हैं, मे बी सम ट्राइबल में भी होगा। तो हमारे जो गॉड्स हैं, इफ यू सी देयर, जो हमारी पर्सोनिफिकेशन है हम्म वो बहुत ही ह्यूमन है हमारी, है ना, रिलेटेबल है बिल्कुल। ग्रीक
जो माइथोलॉजी है उसकी भी रिलेटेबल है। हम्म उनके गॉड्स में भी वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो हमारे गॉड्स में मिलते हैं। उनके गॉड्स भी एंग्री होते हैं, उनके गॉड्स के डिज़ायर्स होते हैं, उनके गॉड्स को पावर चाहिए होती है। हम्म हमारे गॉड्स में भी इंद्र भगवान की स्टोरी ऐसी ही है, राइट। पर सबसे पहले तो ये एंटीथीसिस ऑफ गॉड है। हम्म एंगर इज नॉट समथिंग विच अ गॉड शुड हैव लॉजिकली। बिल्कुल। एंगर इज नॉट समथिंग विच अ गॉड शुड हैव। Desire for power, control is not something which a god should have because हम्म God already has it. ठीक है, क्योंकि ये हमने बनाया अपनी इमेजरी में। हम्म दूसरा, जो गॉड की इमेजरी है ना वो लार्जली इंडियन है। हम्म इफ यू सी, एक्सटर्नल गॉड की इमेजरी ही नहीं है इतनी ज्यादा, ग्रीक है, इंडियन है ही नहीं उनके पास। उन्हें कहाँ से दिखेगी? हम्म समुद्र में रास्ता हिंदुस्तान में भी मिला और मोसेस को भी मिला। हम्म If you will go back, you will realize there is so much similarity between everything. हम्म And it dates back to because we were all originating in a similar universe. That is why our early experiences are हम्म very, very similar. आप किसी का जब ब्रेन कट करते हो, हाउ डू यू फिगर आउट कि इस ब्रेन में कॉन्शियसनेस यहाँ पे है? इज देयर एन वे टू फिगर आउट कि ये, लाइक हाउ डू आई आइडेंटिफाई द कॉन्शियसनेस सिटिंग इनसाइड अ ब्रेन? कॉन्शियसनेस ब्रेन में एक जगह में होती नहीं हम्म है ना। तो मैं जब ब्रेन कट करता हूँ तो मैं स्ट्रक्चरली उसे कट कर रहा हूँ। मैंने बोला ब्रेन में स्पीच का एक एरिया है, हम्म एक एरिया है जो मेरे हाथ पैर को हिलाता है, एक एरिया है जहाँ से विजन आती है, राइट। वी डिस्कस दिस। और मैंने आपको ये भी बताया कि स्ट्रोक में किसी की खाली विजन खराब हो सकती है, हम्म किसी की स्पीच जा सकती है। पर जब कॉन्शियसनेस जाती है, तो जब स्पीच जाती है तो कॉन्शियसनेस नहीं जाती, हम्म जब विजन जाती है तो कॉन्शियसनेस नहीं जाती। कॉन्शियसनेस इज अ कॉम्पोजिट ऑफ होल हम्म and it is generated through multiple things. It is not one thing. It is the essence that is created by a combination of all this. हम्म अगर आप एक पीस देखें, रिदम, एक ऑर्केस्ट्रा का पीस देखें, तो वो पीस अपने आप में कुछ भी नहीं है। अगर आप एक म्यूजिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं, हम्म वो पीस अपने आप में कुछ भी नहीं है। हम्म और अगर उस ऑर्केस्ट्रा में अगर 20 इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बज रहे हैं, आप उनको थोड़ा सा भी डिसएनर्जाइज कर दोगे तो वो पीस ही नहीं बचेगा। हम्म करेक्ट। इट्स अ हार्मनी। It's a harmony. So consciousness is a product of these 86 billion neurons, 4 trillion synapses interacting and working in harmony. इसीलिए कॉन्शियसनेस एक चीज, एक रियल थिंग है, पर वो यूनिटरी थिंग नहीं है हम्म कि मैंने इससे निकाला इसमें डाल दिया बदल दिया, ऐसी नहीं है। इसीलिए कॉन्शियसनेस को लाना और कॉन्शियसनेस को ले जाना इज हाउ प्रोसेसेस अफेक्ट द ब्रेन, एंड हम्म दैट इज वाई लोगों को कॉन्शियसनेस में लाना इज आवर चेस। मैंने आपको पहले भी बताया कि वी वुड डू whatever, and for us the joy is somebody becoming conscious. एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, डू यू बिलीव इन सोल? So soul is a concept which is not नॉट uniform. ओके। देखिए, जैसे हम बात करते हैं ना कॉन्सेप्ट्स की, तो कॉन्सेप्ट्स के मीनिंग बहुत सारे हैं। एंड हमारे, क्योंकि हमने सोल की बात करी और क्योंकि सोल रिलीजन से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, तो हमारे हमारे रिलीजन में एक बड़ी अच्छी बात है, वो कल्चरल है, वो रिलीजन पर से नहीं है। हम्म आप कृष्ण भगवान को मान सकते हो, मैं राम भगवान को मान सकता हूँ, आप शिव को मान सकते हो, बट स्टिल वी कैन इंटरेक्ट इन द सेम वे एंड वी आर सेम, हम्म राइट। तो हम जब सोल की बात करते हैं ना, सोल भी ऐसा है। जब हम अगर 20 लोग सोल की बात करते हैं तो दे मे नॉट बी टॉकिंग ऑफ द सेम थिंग, हम्म है ना। जब मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बोलता हूँ कि यू आर माई सोलमेट, हम्म या मैं बोलता हूँ दिस इज द सोल ऑफ दिस थिंग, आई एम टॉकिंग ऑफ डिफरेंट थिंग। इन द लार्ज स्ट्रक्चर वी मीन एन एसेंस। अगर हम लार्जली देखें तो एक एनिमेट चीज और एक इनएनिमेट चीज के बीच की जो एसेंस है, हम्म जो डिफरेंस है, उसको हम मानते हैं वो सोल है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि सोल इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस? सोल इज अनदर फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस में जो गैप है वो कहाँ आता है कि जो हमारे लार्जर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोल हैं, जैसे गीता बोलती है नैनम छिंदंती शस्त्राणी, राइट। सोल एक ऐसी चीज है जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, हवा सुखा नहीं सकती, राइट। तो हम सोल को इनवेरिएबल मानते हैं, हम्म राइट। इसीलिए हमारा स्टोरी यहाँ आता है कि सोल एक ऐसी इंटीग्रेंट है
जो अफेक्ट नहीं होती, जो एक कांस्टेंट है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि इम्पैक्ट नहीं करता। तो सोल, जैसे हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं और फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं फोर्सेस हैं, हमारा सबसे बड़ा जो यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसकी हम बात करते हैं वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, विच यू कांट जो सी, यू कांट सी, जो बट स्टिल। प्लैनेट्स को चलाता हाँ, है, एग्जैक्टली। जो मून को चलाता है, हमारे जो हमारी एंटिटी है, जो हमारी सो कॉल्ड पावर है, वो भी प्लैनेट्स को चलाती है, वो भी मून को चलाती है, वो भी लाइफ को चलाती है। तो अगर आप इन दोनों को लाओगे पास में तो ये सब जुड़ते जाएंगे आपस में, है ना। सो सोल एज अ कांस्टेंट ऑफ द यूनिवर्स which governs the forces of universe is a very real concept, हम्म। right? हम आत्मा, परमात्मा सबकी बात करते हैं ना, हम ओमनी प्रेजेंस की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि आत्मा निकली और परमात्मा में विलीन हो गई। हम बात करते हैं कि आत्मा कॉस्मिक उसमें जाके, which is all true। अगर हम when we will lose this form, when you will lose this form, you will become a part of the larger form that is universe. You may not be you as in conscious form, हम्म। but the elements within you will become a larger pool of universal elements. This might sound a stupid question, but I know there is no answer to this, right? But I'm sure you would have thought about it, especially because क्वांटम की शायद इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैच होते हैं, एंड आपको फिजिक्स पसंद है, आपको क्वांटम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पसंद, आपकी रुचि है। सो सोल के अंदर क्या सोल को अवेयरनेस है कि वो डॉक्टर प्रवीण की सोल है? जिस दिन सोल को ये अवेयरनेस हो जाएगी कि वो डॉक्टर प्रवीण की सोल है, तो सोल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा ना सर। देखिए, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, जब उन्हें मल्टीपल लेवल पे लाते हैं तो उसके अंदर विच्छेद आ जाता है। जब हम बोलते हैं नैनम छिंदती शस्त्राणी नैनम दहती पाव का, है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं, सोल इनवेरिएंट है। वो लोगों से, चीजों से बदलती नहीं है, वो एक जगह बट से यू बिलीव इन निकलती है सोल? दूसरा। वी आर कमिंग टू माई बिलीफ। हाँ। तो soul as a constant part of the universe, like a gravitational constant, or forces of nature, is a component of forces of nature is real, because without that nothing will exist, right? हम आज यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की बात कर रहे हैं, क्वांटम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लार्जर यूनिवर्सल लॉज और छोटे लॉज में डाइकोटमी, और डाइकोटमी हर जगह है ना। आप वेव भी हैं, आप पार्टिकल भी हैं। और क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है शिव और शक्ति, ठीक है, जिसमें एक फॉर्म मास या मैटर को डिनोट करता है और शक्ति एनर्जी को डिनोट करती है, और जो एक दूसरे में बदल सकती है ना। तो अगर हम बोलें E = mc², उसका भी यही मतलब होता है ना, छोटे मायने में, या इन डेप्थ E = mc² में मीन शिव एंड शक्ति, विच कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इन इटसेल्फ, ठीक है। सो ऑन दैट फॉर्म इट इज ऑल वैलिड। इनवेरिएंट सोल विच इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग is to be there, and it is to be a part of the forces of nature जो दुनिया में है। जैसे ही हम किसी चीज को पर्सनलाइज करने लगते हैं, फिर वो चीज यूनिवर्सल रह नहीं सकती, है ना। जैसे ही हम किसी चीज को कैटेगराइज करने लगते हैं तो वो यूनिवर्सल रह नहीं सकते, है ना। वन ऑफ द लास्ट थिंग्स ऑफ नॉलेज ऑफ शंकराचार्य वाज न इति, कि मैं भगवान को बोलने के लिए कोई भी वर्ड इस्तेमाल करूं, वो वर्ड काफी नहीं है भगवान के लिए। न इति मतलब भगवान ये भी है और ये नहीं है, भगवान ये भी है और ये नहीं है, भगवान ये भी है और ये नहीं है, मतलब something which is everything cannot be described or limited by words, right? Same soul as an essence of the universe that we live in. Yes, because the world is run by forces. The world needs constants. There is a gravitational constant, there is a strong force, there is a weak force, there is so much that is there, और वो पूरी दुनिया का पार्ट है। So do you think at the moment of death the soul leaves the body? I would think the body leaves. The body leaves. I will turn the pyramid the other way around. Okay. At the moment of death the body leaves. सोल तो जो है वो वहीं रहती है। जो चीज कॉस्मिक है, सब चीज का पार्ट है, उसे किसी चीज को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। जो चीज छोड़ के जाती है वो बॉडी है, right? If you see in reality, it is the body that dissolves into elements that constitutes it, है ना। जिस तत्व से वो बनी है उस तत्व में वो विलीन हो जाती है। सोल तो, अगर सोल एक कांस्टेंट है, जैसे आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, तो वो जहाँ है वहीं रहती है। Why will it change? And it will leave to where? Yeah. It is there. It will be there. The constants are there. They will be there. Makes sense. Such an amazing conversation, sir. मजा आ गया मुझे तो. Thank you so much. Thank you. I really loved the entire conversation. Anything you want to say at the end? No, I love this conversation because whatever I said is something which
has been close to what I think over a period of time, what I've learned in life. Because this conversation also in large part, हमारी जो बातचीत है, it centers around medicine and it centers around neuroscience. मैं हर जगह बोलता हूँ और आज भी बोलना चाहता हूँ कि ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही ब्यूटीफुल, आर्टिस्टिक, एस्थेटिकली ग्रेटेस्ट क्रिएशन है दुनिया में, जिसमें इमेंस पावर है खुद को हील करने की, खुद को ठीक करने की। और न्यूरॉन्स में कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसकी हमने बात की, खुद को इवॉल्व करने की, ताकि वो उन न्यूरॉन्स का काम कर सकें जो न्यूरॉन्स खराब हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं। और हमारे पास आज एविडेंसेस आ रहे हैं कि नए न्यूरॉन्स भी बनते हैं। तो we are people who are very hopeful. We believe that till it is lost, it is never lost. And we should all be, we should approach disease and treatments with positivity, where medicine, science, doctors, and treatment should unite with human expectation to bring together happiness and wholesome health. Is all I want to say. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।